So this is the sixth episode of the knowledge series. It's been a fantastic journey for us, and the speakers have played a very, very big role in enriching the lives of all our audience. So many of them are our customers, so many of them well-wishers, so many of them are from different कहाँ से सुन के भी आए, अनजाने भी हैं, but बहुत मजा आया और we hope to continue. So who are we? So most of you know us, so I'll not take too much time. We are Retailware. We provide software solutions for retailers of all types. ये वाले चाय से लेके बड़े-बड़े stores तक सब कुछ छोटे से लेके बड़े तक. और हमारे कस्टमर्स 20 स्टेट्स इन इंडिया में है, महाराष्ट्र में 35 डिस्ट्रिक्ट्स में है. जैसे भी आप देख रहे हैं, आपके पास यवतमाळ है, बुलढाणा, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, ओंकार दांडेकर भी सर भी मुझे दिखे, वारणा है, बहुत सारे हैं. सो दैट इज व्हाट वी डू. और ये नॉलेज सीरीज क्यों शुरू किया? क्योंकि लॉकडाउन में काम नहीं था, एक. नंबर 2, बहुत सारे इश्यूज थे, अलग अलग कस्टमर हमसे 1 to 1 बहुत सारे डिस्कस कर रहे थे इश्यूज. तो फिर फाइनली ऐसा हुआ कि क्यों ना सबको इकट्ठा लेके सबको एड्रेस करें. उससे क्या होता है कि हमारा भी थोड़ा नॉलेज बढ़ता है, एक दूसरे से आइडियाज का आदान प्रदान होता है. तो उस बेसिस पे हमने शुरू किया था. तो आज के हमारे स्पीकर सचेत मेहता जी हैं. ही रन्स एक्चुअलाइज बिजनेस सोल्यूशन. एक्चुअलाइज बिजनेस सोल्यूशन के को फाउंडर वो भी हैं और उनके साथ मनीष गुप्ता जी भी हैं, जिनको एमजी के नाम से जानते हैं. सो मतलब पहुंची हुई हस्ती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है सचेत. और पुराने मित्र हैं. रिटेलवेयर को भी वो कंसल्ट करते हैं, हमारे एचआर पॉलिसीज भी वो ही डिजाइन करते हैं. तो लोगों के चैलेंजेस जो थे, जो हम लोगों के भी थे, सभी के, कि 10-15 मिनट में कॉल करूं. कैश फ्लो, फंड फ्लो. सुनील, could you please manage the mics please? तो लॉकडाउन कर दिया है, पैसा आ नहीं रहा है, लायबिलिटीज तो खड़ी हैं, अब क्या करें? ऊपर से फतवा आ रहा है. ऊपर से पहले ईरान के अयतोल्ला खोमेनी फतवा निकालते थे, अब हमारी सरकार अच्छे दिन दिखाते दिखाते फतवा निकाल रही है कि सब कुछ ऐसे करना है, वैसे करना है. पूरे हाथ बांध दिए और बोलते अभी स्विमिंग करो, मैराथन भागो, पैर भी बांध दिए. ऐसी कंडीशन हम सब व्यापारियों की हो चुकी है. इसमें एक ब्लाइंड एली में घुस गए हैं हम, जहां पे हमको रास्ता जल्दी नहीं दिख रहा है. चैलेंजेस ये है, मैं आपको जस्ट एक एजेंडा फ्रेम कर रहा हूँ कि आप उस एंगल से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, और दूसरा ऑडियंस को भी पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे. आप अगर सवाल है सचेत, विथ योर परमिशन, कि बीच में भी हाथ रेस किया तो चलेगा, ऑन द स्पॉट सवाल जवाब कर सकते हैं. सचेत, आपका अनम्यूट करता हूं मैं. तो अगर बीच में आपके तो किसी को सवाल है तो हाथ रेस किया तो चलेगा. यस ऑफ कोर्स. तो लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव, क्योंकि ये विषय है ना, ये विषय थोड़ा डिफिकल्ट है. जैसे आपने पहले पूछा, लोगों को कुछ सवाल है तो लोग हिचकिचाते हैं बोलने में, बट ये विषय हमको खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सबका है, खाली एक की समस्या नहीं है, हम सबकी समस्या है. हम सब उसी सूप में गिरे हुए हैं और उसमें से कुछ ना कुछ क्लू ढूंढ रहे हैं निकलने के लिए. अलग अलग रास्ते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पगार कैसे देना है, पार्ट कैसे देना है, ईएसआई का क्या करना है, पीएफ का क्या करना है, टीडीएस का क्या करना है, लोगों को संभालना कैसे, हम नहीं निकालना चाहते लोगों को. ऐसे अन्य चैलेंजेस हैं. एक मैं आपको बता दूं, ये जितना भी ऑडियंस है ये सब एंटरप्रेन्योर्स है, लेकिन ये सब लोग ह्यूमन ओरिएंटेड है. मतलब ऐसे कसाई टाइप के व्यापारी नहीं है. सब अपनी टीम को एज फैमिली समझ के, क्योंकि मैं जानता हूँ इनको सबको, तो ये लोग उस तरीके से काम करते हैं. तो इसके लिए अगर ये एड्रेस करते हैं तो everybody will be very thankful to you, and we look forward to this. So without any more बकवास, let's hand it over to सचित. सचित, मैं मेरी पीपीटी बंद कर देता हूँ. और जैसे आपने बोला, आप पूरा डिस्कशन ओरिएंटेड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. सो कैमरा फोकस विल बी ऑन यू. आई विल पुट यू ऑन द स्पॉटलाइट, so you will be in the center of everybody. Yeah, so okay, over to you Sachit. I think Hindi is acceptable to all, क्योंकि all सबको हिंदी समझती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मराठी में. आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है. प्लीज प्रोसीड सचित. नमस्कार एवरीबॉडी. आई थिंक एजेंडा हम लोग सेट कर लेते हैं.
तो पहले हम बात करेंगे कंप्लायंसेस को लेकर कि क्या लीगल है और क्या लीगल है, और फिर हम बात करेंगे व्हाट इज अ वे आउट। सचेत एक सेकंड आपको, हाँ जी, किसी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि टफ टाइम फॉर एवरीवन, स्पीक अप ओपनली, एक उन्होंने दिया है, चैट पे लिखा है। लेकिन हाँ, अच्छा, अश्विन पेठे साहब, राइट। मैं वही बोला, उनका नाम स्पीक अप ओपनली, लेकिन उनका नाम नहीं पता चल रहा था। सुनील, यू कैन रीनेम अश्विन सर, ठीक है, क्योंकि 40339B2 ऐसा तो पता नहीं चल रहा है। या तो और भी कोई होगा, जैसे मिस्टर एसबी करके है, जान सकता हूँ एसबी का नाम बता सकते हैं सर आप? चैट पे डाला तो भी चलेगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा हम लोग को। साहिल जी, आपका पूरा नाम जान सकता हूँ साहिल जी? और सचेत अश्विन पेठे जी हैं, वो वामन हरि पेठे WHP सराफ से हैं, उनके कई स्टोर्स हैं बॉम्बे में, so he is also with us. Yeah, so somebody please rename Ashwin sir and also Mr. SB to Sahil. Yeah, please proceed Sachin, sorry Mr. All yours. ओके, एज आई वाज सेइंग, हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कंप्लायंसेस क्या क्या है। आप लोग, मेरा अजम्पशन है सभी शॉपेट के अंदर आते हैं कि आप में से कोई यहाँ पर फैक्ट्री भी रन कर रहा है। आई थिंक माय अजम्पशन वुड बी कि आप में से मेजरली सब शॉपेट के अंदर आ रहे हैं, राइट? शॉपेक के अंदर तो लगभग सभी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। और कुछ लोग शायद फैक्ट्री भी चला रहे हैं, बट मोर लेस देयर इज एन एक्ट व्हिच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज डीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये 2015 में इनेक्ट हुई थी। तो जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होगी, और ये गवर्नमेंट इनेक्ट करती है कि कब इसको लागू करना है। जैसे जब पहली बार लागू हुई थी, जब आपका नॉर्थ में बाढ़ आई थी, आपकी ये क्या नाम है, अपना कौन सा वो शिव मंदिर है ऊपर सर, आई एम मिसिंग इट्स, केदारनाथ। केदारनाथ। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तब ये एक्ट लागू हुई थी। इस बार उन्होंने इस एक्ट को पैन इंडिया लागू किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब भी लागू होती है, वो हर एक्ट को ओवर पावर करने की ताकत रखती है। इस बार कौन सी एक्ट जो रेलिवेंट है हमारे लिए, उसको उसने ओवर पावर किया है, वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट। इन सारी एक्ट्स को इसने ओवर पावर किया है। अभी तक क्या होता था, अगर आप किसी तरह से नेचुरल क्लाइमिटी में जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इवन कोरोना इज ए नेचुरल क्लाइमिटी, तो आपके पास एक प्रोविजन है ले ऑफ का, जहां पर आप अपनी पूरी टीम को या आधी टीम को ले ऑफ दे सकते हो। ले ऑफ का मतलब है कि आप उनको काम पर आने से रोक सकते हो, और ले ऑफ के अंतर्गत आप उनको 50% पेमेंट देने के लिए ऑब्लाइज्ड हो। सो टेक्निकली आप 50% तक पगार काट सकते थे। बट क्योंकि अभी डीएमए लागू है, और डीएमए के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो बाकी सारी एक्ट के ऊपर ओवर पावरिंग है। और वो इंस्ट्रक्शन ये है, अभी under the circumstances you cannot retrench, terminate, lay off, force or ask your employee to resign or to utilize their accrued annual or privileged leave or for absence during the lockdown period। कहने का मतलब, ना आप निकाल सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, ना ले ऑफ दे सकते हो, ना उनको रिजाइन करने के लिए कह सकते हो, ना उनकी छुट्टी पर उनको भेज सकते हो, फोर्स लीव भेज सकते हो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, और ना उनकी आप सैलरी को छू सकते हो। इसका मतलब आपको बाय लॉ 100% पेमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन करना है, और लॉकडाउन जब तक एक्सटेंड होता है तब तक करना है। एज ऑफ नाउ लॉकडाउन पीरियड इज 17th ऑफ दिस मंथ, राइट? भले अभी शॉप चालू हुई है रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में, कंटेनमेंट में नहीं चालू हुई है, पर शॉप चालू होने का मतलब लॉकडाउन खत्म होना नहीं है। लॉकडाउन अपना अभी भी 17 तारीख तक लागू है। तो ये एक्ट 17 तारीख तक के लिए अभी तक चल रही है। तो 17 तारीख तक आप अपनी टीम में से किसी की भी पगार ना कम कर सकते हो, ना किसी टीम मेंबर को जाने के लिए बोल सकते हो, ना उनको छुट्टी पे भेज सकते हो, ना उनकी सैलरी पूरी तरह से काट सकते हो। I know I'm not helping you guys, but that is how it is. So there is no option available at your end legally. Second part, उसके बावजूद भी अगर आप ये करते हो तो क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर
अगर आप किसी भी तरीके से उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से चूकते हो, जानबूझकर या अनजाने में, उसके किसी भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से चूकते हो, जानबूझकर या अनजाने में, आपके अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी का चार्ज बनता है, आपके अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने का चार्ज बनता है। आपको 2 साल तक के लिए, इट कुड बी फ्रॉम 0 फाइन टू 2 ईयर, 2 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, और ये नॉन अवेलेबल वारंट रहेगा, इशू रहेगा। सो अगर अथॉरिटी चाहे तो आपको 2 साल तक के लिए जेल भेज सकता है, अगर आपने अपनी टीम को नौकरी से निकाला, अगर आपने अपनी टीम की सैलरी काटी, अगर आपने उनको छुट्टी पर भेजा, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। Am I able to connect here? Now that is what the act says. Now there is a provision here. I think दर्शन जी को कुछ क्वेश्चन है, अश्विन जी कह रहे नॉन अवेलेबल है। ये नॉन अवेलेबल है, मेरा मतलब है कि अगर अथॉरिटी चाहे तो आपको, क्योंकि इट इज लाइक आपने नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक्शन लिया है। एक्ट उतना डिफिकल्ट, उतना टफ है यहाँ पर। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर एक्शन लिया है, इसका मतलब है कि इज एज गुड एज जैसे आपने टेररिस्ट को हेल्प कर दी है, इट इज एज गुड एज आपने कहीं बम प्लांट कर दिया है। आपने नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पर लेकर आए हो, अगर आपने एनडीए के डीएमए के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया है, और डीएमए के अंदर अभी का इंस्ट्रक्शन फॉर एन एम्प्लॉयर इज नॉट टू डिडक्ट सैलरी, नॉट टू ले ऑफ, नॉट टू रिट्रेंच, नॉट टू रिड्यूस द सैलरी और रिड्यूस द पैकेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, तो अगर आप इसमें से कुछ भी करते हो तो आप नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रहे हो। अथॉरिटी के ऊपर है वो क्या एक्शन ले। अब एक्शन कहां पे होता है, ये 2 जगह से होता है। आप कह रहे हो कि इफ एन एम्प्लॉय इज ऑलरेडी ऑन नोटिस पीरियड, अगर वो नोटिस पीरियड में है और उसने वो रिजाइन किया है खुद अपनी मर्जी से पहले ही, तो कुछ नहीं बन रहा आपके ऊपर, दिक्कत नहीं है, वो जा सकता है अपने आप। ठीक है, बट इस दौरान अगर आप उसको भेजने के लिए बोलते हो, निकालते हो, तो फिर वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ रहा है। आर वी सॉर्टेड? या नोटिस पीरियड का क्लियर है। अभी लाइक आई टोल्ड यू, you will be inundated with questions and different scenarios, and that is what is going to make it interesting. क्योंकि एक का सवाल वो शायद और 10 लोगों का भी सवाल होगा। उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन टाइम पे अपने गांव, खुद ही अपने गांव चला गया, अब क्या करें? वो बंदा अपने गांव गया है बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको ये ऑप्शन दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं, रादर गवर्नमेंट ने आपको फैक्ट्री बंद करने के लिए या अपना शॉप बंद करने के लिए बोला है। अगर आप एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आते हो और वो बंदा इज रेडी टू वर्क, और आप यू आर ओपन, और वो बंदा नहीं आता है अपनी मर्जी से, तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आप एसेंशियल कमोडिटी नहीं आते हो, जैसे आप कपड़ों की दुकान चला रहे हो और या ज्वेलर हो, और वो बंदा अपने घर पे बैठा है और ऑफिस ट्रेवल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, यू स्टिल हैव टू पे हिम हिज सैलरी। आई विल रिफ्रेश इट अगेन। से फॉर एग्जांपल आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो और वो बंदा वाज इन ए पोजीशन टू कम बिकॉज वो उसी सिटी में रहता था और उस सिटी से वहां पर आने पॉसिबिलिटी थी, वो कंटेनमेंट जोन में नहीं था, और वो अपनी मर्जी से नहीं आता है, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी आप एक्शन ले सकते हो उसके अगेंस्ट, बिकॉज आप एसेंशियल कमोडिटी में थे और वो बंदा आपको आपकी ड्यूटी करने से रोक रहा है। लेकिन अगर आप एसेंशियल में नहीं हो, अगर आप एसेंशियल में नहीं हो, आप कपड़े की दुकान चला रहे हो और वो बंदा या एसेंशियल में हो लेकिन वो बंदा ऐसी जोन में रहता है जहां से वो आने के लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए, उस केस में आप उसको आने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, उसको आप वर्क फ्रॉम होम दोगे, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। फ्रेंकली स्पीकिंग, हम में से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी शॉप है, मेडिकल स्टोर चला रहे हो, आपका बंदा टेक्निकली घर से कुछ काम नहीं कर सकता, आपको उसको पूरी पगार देनी पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव वन ऑफ आवर क्लाइंट हु वर इनटू टेस्टिंग, दे वर ए लैबोरेटरी। Now there are few team of member who out of their own personal security safety chose not to come to office. The client complained to police, police went to their home and dragged them out of their home and bring them to the company. So police यहाँ पर भी जा सकती है क्योंकि उनका नहीं आना ऑफिस में is again against national disaster act. It's like डॉक्टर आज बोलता है कि मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली को डर है कि मैं आकर काम नहीं करना चाहता, मतलब मेरे को वायरस हो जाएगा। सो डॉक्टर कैन नॉट रिफ्यूज द ड्यूटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, नेशनल डिजास्टर एक्ट। उसी तरीके से
a team member who is into essential commodity cannot refuse the service during it until unless वो खुद कंटेनमेंट जोन में बैठा है या उसको क्वारंटाइन होने के लिए बोला गया है। रूटीन केस में वो आपको सर्विस रिफ्यूज नहीं कर सकता, अगर करता है तो आप एक्शन ले सकते हो। इट इज फॉर दोज जो एसेंशियल में आ रहे हैं, बट फॉर ऑल अदर यू कैन नॉट फोर्स योर टीम मेंबर टू कम टू ऑफिस और इवन वर्क फ्रॉम होम। You have to give them option to work from home. If they cannot do because of internet नहीं है, because of phone नहीं काम कर रहा, because of other aspect, you still have to pay them their salary during the lockdown. Are we sorted here? उसमें सचेत एक छोटा सवाल ऐसा भी सप्लीमेंट्री है उसको कि he could have had a computer at home, he could have worked, but he did not, he chose not to. मैंने तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया है, अब बोलता है मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं तो घर पे आराम से बैठूं। फ्रैंकली क्या वो कंप्यूटर उसका खुद का था या कंप्यूटर आपका था? वो रिसोर्स उसको आपने प्रोवाइड किया था या उसका पर्सनल रिसोर्स था? नहीं, अभी वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपको अपना लैपटॉप होना चाहिए, नहीं तो आप वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे? वो मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी तक आप में से किसी ने अपनी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाई नहीं थी। हाँ, राइट, नहीं बनाई थी, बराबर, वो बात करेक्ट है ना। इसका मतलब टेक्निकली आपने उसको हायरिंग के टाइम नहीं बोला था कि वर्क फ्रॉम होम इज ए पॉसिबिलिटी एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। करेक्ट। सो इट वाज नॉट अंडर हिज obligation of the job. He was not prepared for it. It was unprecedented circumstances and that is why he is refusing you to comply. आप उसको फोर्स नहीं कर पाओगे। अगर आप में से किसी ने वो पॉलिसी बनाई थी जहां आपने बोला था it was under your job obligation to prepare to work from home, it required, and if he's not doing it then you can take action. लेकिन unfortunately हम में से कोई भी अगर उसने हमको कंप्यूटर मांगा ही नहीं और उसने खुद भी नहीं किया, वो मांगे हम ना दें तो समझ सकते हैं, उसने हमको भी नहीं मांगा। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि द ऑब्लिगेशन इज ऑन अस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिसी सही है गवर्नमेंट की कि नहीं है, बट गवर्नमेंट ने ये पूरी तरह से एम्प्लॉयर के ऊपर आज की तारीख में डाला हुआ है कि आप उसको वर्क फ्रॉम होम देने की अपॉर्चुनिटी दो, लेकिन अगर वो किसी कारण से वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है आपको फिर भी उसको पगार देनी है। आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू कि ये पॉलिसी सही है या गलत है, ठीक है। मैं भी उसी बोट में हूँ जिस बोट में आप है। हाँ, वो भी अपने हाथ में नहीं, वो तो जो ऊपर से आया वो विरासत में आया, उसको संभालना है। अमृत जी का कहना है अगर वो लीव पर है बिफोर लॉकडाउन, ठीक है, उसकी लीव कब तक खत्म हो रही थी तब तक के लिए लीव काट सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद ही वाज रेडी टू कम टू ऑफिस आफ्टर दिस लीव पीरियड जो सैंक्शन थी, तो टेक्निकली ही इज नॉट एबल टू कम बिकॉज ही कैन नॉट कम बैक ड्यू टू द लॉकडाउन। यू हैव टू पे फॉर हिम। अभी पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? अभी किसी ने वो सवाल पूछा नहीं है खुल के, मैं खुल के पूछता हूँ, पैसा नहीं है क्या करेंगे? ये प्रूफ करने का ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आता है। अब आप में से कितने लोग प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म हो? मैक्सिमम आई गेस चैट विंडो पे सब डाल सकते हैं कि आप या तो प्रोप्राइटर हैं या पार्टनर हैं या डायरेक्टर है, ये तीन में से कुछ भी टाइप। आप में से जितने लोग पार्टनरशिप या प्रोप्राइटर फर्म हो, अंडरस्टैंड दिस, अगर आपका मार्केट पे उधारी है तो क्या आपको वो उधारी चुकाने के लिए सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी या कंपनी का पैसा ही बनता है, या आप गवर्नमेंट या मतलब वो भी जो भी अथॉरिटी जिसको आपको पैसा देना है वो आपका घर भी अटैच कर सकता है या पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, राइट? सो एज प्रोप्राइटर आपके ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन है, इवन योर पर्सनल प्रॉपर्टी, योर पर्सनल सेविंग विल आल्सो बी अटैच्ड टू compensate that obligation. Is it or not? Proprietor या partner in proprietorship और partnership scenario, right? So आप में से जितने भी proprietor partnership हो, by default ये भी एक तरह का obligation है जो you are supposed to pay to an employee. अगर आपके घर में पैसा है, आपका प्रॉपर्टी पर्सन अभी भी जिंदा है, उस केस में भी आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोग का कहना है कुछ बिग कंपनी नहीं कर रही है क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड है, उनके पास फंड दिखाने के लिए है कि ऑफिस में कितना फंड है अपने पास। तो मुकेश अंबानी का घर कितना बड़ा है और उसके पर्सनल प्रॉपर्टी में कितना पैसा है, इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं है। और रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट्स बुक में ये साबित कर सकती है कि उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो वो एनसीएलटी तक भी जा सकती है। लेकिन एज पार्टनर एंड एज प्रोप्राइटर
आप ये साबित कैसे करोगे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा और आप बैंकरप्ट हो गए हो? बिकॉज आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल सेविंग्स है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स है. अगर आप नहीं पे करते हो तो ये ऑब्लिगेशन साबित करने का आपके ऊपर आता है कि आपके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए. एंड इट इज नॉट उस कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा, इट इज अबाउट ओवरऑल आपके पास ही पैसा नहीं है. और वो साबित करना बहुत मुश्किल होने वाला है आप में से काफी लोगों के लिए. So in short, what you are trying to say is, because in a private limited entity, the entity of the company is distinct from the entity of the director, and the entity company has employed the people, and the In a entity, private limited, yes. in a private, and the entity called company has to show whether it has funds or not. And if it doesn't have, then it is slightly safer. But in a proprietor's case, if he doesn't have the funds, Right. but he has to, his personal entity is combined Let with me put it this way. आप सही जा रहे हो अजीत जी. Let me just rephrase it. ठीक है. पहली चीज, let's understand this is unprecedented. इसका मतलब ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ना किसी ब्यूरोक्रेट, ना किसी भी एजेंसी के पास एक एसओपी लिखा हुआ है कि क्या करना है. बराबर. तो जो भी अभी हम कह रहे हैं, it is all coming from a fact कि अभी का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ क्या है. So as of now the understanding is, if you are proprietor and if you are a partnership firm, your liabilities are unlimited. Okay. ठीक है. And if you are an LLP or if you are a private limited firm or if you're a public firm, your liabilities are limited to the capital of the firm. Correct. ठीक है. So in that context, the interpretation is कि अगर आप की खुद की कंपनी और आप प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप हो, तो आपको ये साबित करना कि आपके पास 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने का पगार देना इम्पॉसिबल है क्योंकि पैसा ही नहीं है और आप यू आर एक्चुअली बैंकरप्ट. इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड की, और अगर वो वाकई में साबित कर सकता है कि उसका बुक ऑफ अकाउंट में पैसा है ही नहीं देने के लिए, उस केस में वो ये रिस्क ले सकता है कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं. अगर केस होता है तो मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, इसने नहीं दिया. इट इज अगेन एन इंटरप्रिटेशन. गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग कि वो लीवरेज दे रहा है आपको प्राइवेट लिमिटेड हो तो, बट देयर इज एन इंटरप्रिटेशन बिकॉज देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, एंड दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग दिस रिस्क. वो अब आगे पता चलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपको आज पता होगा कि विप्रो ने ले ऑफ इंट्रोड्यूस किया और विप्रो को नोटिस मिल चुका है. हैव यू रेड द न्यूज़? आप में से काफी लोगों ने शायद पढ़ा होगा. मैंने नहीं पढ़ा. सो विप्रो अगेन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उसने ले ऑफ और सैलरी कट्स इंट्रोड्यूस किए और आज की तारीख में उसको नोटिस सर्व हो चुका है. उसको या तो ये डिसीजन रिवर्स करना है या एक्शन फेस करना है. अब विप्रो अगर ये शो कर सकता है कि इन द कैपेसिटी ऑफ द फर्म उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो शायद वो जस्टिफाई कर पाए, बट वो केस होने के बाद पता चलेगा. बट एज ऑफ नाउ इट स्टैंड्स, खास करके मेरे और आपके लिए नोटिस सर टू विप्रो. हाँ. सो अगर आपके और मेरे केस के लिए वी आर नॉट सेफ बिकॉज हम ये दिखाई नहीं सकते कि हमारे पास पैसा है ही नहीं देने के लिए. आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा अभी, बट आपके पास पैसा नहीं है, वो इज डिफरेंट देन आपके अकाउंट में पैसा नहीं है. एंड फ्रॉम दैट कंटेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड आई बिलीव इट इज इम्पॉसिबल. Okay. ठीक है. सो अभी तक हम थे गवर्नमेंट क्या कह रही है. नाउ आप में से काफी लोग का सवाल है, वॉलंटरी अगर एम्प्लॉय करता है तो क्या होगा, राइट? जी. व्हाट इज द वे आउट? बिल्कुल. सो अच्छा, यहां तक वी हैव क्लैरिटी कि देयर इज नो वे आउट फॉर यू एज फार एज गवर्नमेंट इज क्लियर. आपकी ऑब्लिगेशन है 100%. नहीं, हैज गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एनी स्कीम फॉर? अभी तक कुछ भी नहीं. एक स्कीम है ESIC PF की. आप में से जितने लोग के पास 100 से कम का स्टाफ है, वो और उसमें से अगर 90% स्टाफ 15,000 के अंदर है, ये स्कीम तो बोगस है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई कंपनी वही कहना चाह रहा हूं कि 100 से कम होंगे और 90% 15,000 के नीचे होंगे. शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी. तो ये बहुत मुश्किल है. ये जो कंपनी स्कीम निकालते हैं होगी. अगर आप सिर्फ एक गोदाम मैनेज, इस पे ये फ्री है और वेयर हाउस ओनर स्टार लगाते हैं, इतने सारे स्टार लगा देते हैं. इफ यू आर वेयर हाउस ओनर, आपका गोदाम है. हाँ हाँ जी. मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आपका एक वेयर हाउस है जहां पर आपके 2 स्टोर कीपर और बाकी सब लेबर है, तो शायद ये उनके लिए है. बट मोस्ट ऑफ अस विल नॉट फॉल इनटू दैट. इसका मतलब इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई प्रोविजन आपको नहीं मिला है. सिर्फ वो मोरेटोरियम है जो आप EMI आगे बढ़ा सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई डोंट थिंक सो दैट इज एनी. बट आई एम होपफुल कि अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर वी माइट सी सम गुड न्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट. बट एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला है.
एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट हमसे सपोर्ट चाहती है. That is the tragedy of that. So that गवर्नमेंट is how it चाह is. रही है, गवर्नमेंट शराब वालों से चाह रही है सपोर्ट, अब गवर्नमेंट पेट्रोल वालों से भी ले रही है सपोर्ट. हाँ, बट एज ऑफ नाउ अपने पास ऑप्शन नहीं है. अब हम बात करें कि स्टिल अगर हम बिल्कुल डाई हार्ड सिचुएशन में है और देयर इज नो वे आउट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ हम पेमेंट कर ही नहीं सकते, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, किस तरह से फिर भी मैनेज किया जा सकता है. आई एम नॉट सेइंग ये फुल प्रूफ है, नीदर एम आई रिकमेंडिंग इट ऑफिशियली, ठीक है, बट अंडरस्टैंड शब्द क्या है. शब्द यह है कि आप नहीं कर सकते. एम आई एबल टू क्लियर? गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि अगर एम्प्लॉय ये करना चाहता है तो एम्प्लॉय नहीं कर सकता. मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब समझिए. मैं कह रहा हूं क्लियरिटी ये है कि संजय हटे जी इज नॉट अलाउड टू डू इट, गौरव जी और राकेश जी इज नॉट अलाउड टू डू इट एज एंटरप्रेन्योर, राइट? एम आई एबल टू क्लियर हियर? ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए संजय जी की टीम संजय जी के पास आती है और उनको बोलती है कि सर हम आपके साथ इतने साल से काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि कंपनी इस वक्त काफी मुसीबत के फेज में जा रही है, सो वॉलंटियरली हमने डिसाइड किया है कि इस 3 महीने या 6 महीने हम पे कट लेते हैं. गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन टू इट इफ इट इज वॉलंटियरली एंड इफ इट इज बाय नो कोएर्शन. अगर बिना किसी मजबूरी के अगर वो वॉलंटियरली आपके पास आकर कुछ रिकमेंड करते हैं और आप उसको स्वीकार करते हो, गवर्नमेंट को उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. एबल टू रिंग अ बेल हियर? क्या कहना चाह रहा हूं? गॉट इट. सो यू आर सेइंग कि अगर एम्प्लॉइज वॉलंटियरली आए और मैनेजमेंट को अगर आपकी टीम आपके पास आती है और आपको ऑफर करती है पे कट, हम समझते हैं कि कंपनी मुसीबत में है और हमको थोड़ा कम दिया तो चलेगा X% वगैरह, तो वो दैट इज ओके. दैट इज ओके, ठीक है. लेकिन ये कहीं से अगर ये प्रूव हुआ कि आपने कोर्स किया है, ठीक है, तो गड़बड़. आप में से कुछ लोग कह रहे हैं काफी बड़ी कंपनी कर रही है, काफी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट केसेस भी अभी हो रहे हैं, ठीक है, और काफी बड़ी कंपनी के पास काफी बड़े लॉयर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और काफी बड़े अमाउंट्स भी हैं, काफी बड़े अमाउंट्स भी है, ठीक है. बट दिक्कत है कि हम उनमें से नहीं है, ठीक है. हम पे केस होता है, हम अकेले निपटने वाले हैं, कोई और सपोर्ट नहीं आने वाला. सो आपको अपना केयरफुली पुट अप करना है. इफ इन केस देयर इज सम ट्रबल, इट हैज टू बी बाय वॉलंटियर सबमिशन ऑफ योर टीम मेंबर्स. So if your team comes to you, give it in writing कि for next 3 months, 6 months, year, we are accepting these terms voluntarily on ourselves. Government has no worry. If a team member submits his resignation voluntarily, government has no worry. But understand this, अगर किसी टीम मेंबर ने कंप्लेन करी तो all hell will break loose on you. So it has to be ensured it is voluntarily and not by coercion. ठीक है. और अभी तक मेरे जितने क्लाइंट है, लगभग 300 क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं, उसमें से कई लोग के यहाँ पर ये सामने से हुआ है. कैसे मैनेज हुआ है? आपने अपना पर्सपेक्टिव टीम के सामने रखा, टीम से सॉल्यूशन मांगा, टीम ने सामने से सॉल्यूशन दिया है ये, ठीक है. बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है कि आफ्टर लॉकडाउन ये नियम नहीं रहने वाला. 17 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो 17 तारीख तक पेमेंट करना और नौकरी से नहीं निकालना ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन था आपके ऊपर. लेकिन 17 के बाद आप किसी को निकाल सकते हो, ऑफकोर्स निकाल सकते हो. 17 के बाद ले ऑफ कर सकते हो, कर सकते हो. 17 के बाद सैलरी रिड्यूस कर सकते हो, कर सकते हो. कीपिंग इन माइंड 17 को लॉकडाउन खत्म हो रहा है. अगर 17 के आगे लॉकडाउन गया 4.0 तो ये आगे बढ़ जाएगा. बट अज्यूमिंग 17 के आगे लॉकडाउन खत्म होता है तो 17 के बाद आप लोगों को निकाल सकते हो. और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड टीम मेंबर के दिमाग में यही रहता है, इफ आई डोंट सपोर्ट टीम नाउ, इफ आई डोंट सपोर्ट कंपनी नाउ, आई माइट गेट फुल सैलरी फॉर डे से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. बट व्हाट आफ्टर दैट इफ आई लूज माय जॉब? बिकॉज इन करंट मार्केट सिनेरियो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर टीम मेंबर टू फाइंड अनदर जॉब. सो ऑल दैट इन बैकग्राउंड टीम सपोर्ट्स यू. माय assumption is टीम देख रही है
सचेत, मुझे जो लगता है गवर्नमेंट की फिलॉसफी एक होगी कि ऐसे वक्त में आप किसी को निकालोगे तो आप उसका डेथ वारंट साइन कर रहे हो, क्योंकि अगर किसी को निकाला तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, भूखों मरेगा। दूसरा गवर्नमेंट का फिलॉसफी ये भी होगा कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए ऐसे टाइम पे, बट उन्होंने खाली एक साइड से देखा, उन्होंने दूसरे साइड से नहीं देखा, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बेसिक इंटेंशन वाज नोबल बट इट वाज नॉट अ बैलेंस्ड ऑब्जेक्टिव। एंटरप्रेन्योर की साइड एज आई सेड, आप सही कह रहे हो अजीत जी, इसका कोई एसओपी बना नहीं है। इट वाज अनप्रेसिडेंटेड टू एनी लेवल। मेरा मतलब है गवर्नमेंट ने सोचा था क्या क्या प्लेग आ सकता है, गवर्नमेंट सोचा था कि बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, बट ऐसा कभी नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हो सकता है। यहाँ पूरी दुनिया में एक साथ हुआ है। तो दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई एसओपी नहीं है क्या करना है। हर कोई रोज अपना दिमाग लगाता है और एक बात पुटअप कर देता है। सो एज ऑफ नाउ उनकी प्रायोरिटी थी वीकेस्ट सेक्शन को बचाना, और वीकेस्ट सेक्शन को बचाने के लिए किसी ना किसी को नुकसान उठाना है, नुकसान हमको उठाना है। आज सुबह जो आपके साथ बात कर रहा था, कल मेरी टीम मेरे साथ बात कर रही थी, वो ये था कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना वॉर वाज अबाउट सेविंग लाइफ। तो उसके जो वॉरियर्स थे, फ्रंट वॉरियर्स जो थे, वो मेडिकल प्रोफेशनल थे और एजेंडा क्लियर था, जान बचाना। अब वी आर एंटरिंग इनटू द सेकंड फेज ऑफ वॉर। सेकंड फेज ऑफ वॉर अंडर कैजुअलिटी वुड बी इकोनॉमी, और इस इकोनॉमिक कैजुअलिटी के जो वॉरियर्स है, जो इसको प्रिवेंट करने से बचाएंगे, वो है एंटरप्रेन्योर्स, आप लोग जो मेरे सामने भी हो। सो अभी डॉक्टर विल टेक अ बैक सीट एंड एंटरप्रेन्योर विल टेक द फ्रंट सीट इन दिस वॉर। और ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलने वाली है, ये 2-3 महीने की नहीं है। जितना मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं और मेरे को क्लैरिटी है, सीरम में मेरी बात हो रही थी अभी कुछ दिनों पहले, वी आर नॉट सीइंग अ फुल स्केल वैक्सीन गेटिंग डिप्लॉयड बिफोर 6 मंथ। अभी टेस्टिंग फेज पर है, वो बनेगी। 130 मिलियन, 130 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में ही बैठे हैं, और ये वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए बननी है। और अज्यूमिंग कि वो वैक्सीन अभी निकल जाती है और टेस्टेड अप्रूव्ड हो जाती है, उसके बाद वो मास में बननी चालू होती है और आखिरी आदमी तक पहुंचती है, ये 6 महीने से साल भर का खेल है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज समथिंग वी नीड टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ टू अ ईयर। इट इज नॉट अबाउट अभी ये 2 महीने में खत्म और 1 महीने के बाद नॉर्मल आ जाएगी। सो ये फेजेस में चलेगा। ये साल भर का हम गेम की बात कर रहे हैं। ये साल भर की लड़ाई अभी हमको लड़नी है एज एंटरप्रेन्योर्स। और ये लड़ाई इज नॉट अबाउट कितनी सैलरी 1 महीना 2 महीने काटी जा सकती है, कितना पैसा 1 महीना 2 महीने बचाया जा सकता है। द स्ट्रेटेजी विच यू नीड टू डिप्लॉय इज अ लिटिल लॉन्ग टर्म इन पर्सपेक्टिव, कि आपको अगले 1 साल में क्या करना है। अभी 2 महीने 3 महीने के लॉन्ग टर्म पीरियड में कितना पगार बचा लोगे और कितना काट लोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन योर इकोनॉमी। The major impact will come from the perspective of कि आगे आप कैसे करने वाले हो। ठीक है, इट इज टाइम जहां पर आप शायद फिक्स सैलरी से वेरिएबल पे की तरफ आ जाओ। इट इज टाइम जहां पर आप शायद वर्क फ्रॉम होम की स्टैंडर्ड पॉलिसी डिफाइन कर लो। इट इज टाइम जहां पर आप यू क्रिएट मोर वेन्यू टू सेल इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन पे आप ज्यादा आ जाओ। यू नीड टू, इट इज टाइम जहां पर आप अपने रिसोर्स को, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करना चाहो और बेहतर। ठीक है, और ये 2 महीने का पगार काट कर आप उनको सही मोटिवेशन शायद नहीं दे पाओगे। सो मेरा रिकमेंडेशन है, अंटिल एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट, आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, थिंक अबाउट डिडक्टिंग सैलरी फॉर दीस 2 मंथ और व्हाटएवर। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन पीरियड। ठीक है, योर फोकस शुड बी व्हाट नेक्स्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, नॉट व्हाट नाउ। एंड दिस नाउ इज गोइंग टू एक्सटेंड फॉर एटलीस्ट एन ईयर। बहुत सारा गेम बदलने वाला है, बहुत सारी दुनिया पिछले वाली अब आने वाली नहीं है। So, मेरा रिकमेंडेशन है, आप लोग को विचार करना है, आप लोग को सोचना है कलेक्टिवली कि हाउ डू यू गो फ्रॉम दिस लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी टीम उसमें कैसे एनरोल हो। हम लोग एक शब्द यूज करते हैं अपने लाइन में, HR, ह्यूमन रिसोर्स। एट एक्चुअलाइज वी बिलीव इट इज ह्यूमन एसेट्स। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इस कंटेस्ट से जरूर, कि जब मैं बात करना चाह रहा हूं ह्यूमन एसेट एंड नॉट ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है आप उसका इस्तेमाल कैसे करो। जैसे आपका ऑफिस स्पेस या आपके इक्विपमेंट्स, आपका पेन, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपके कपड़े, दीज आर रिसोर्सेस। तो आप रिसोर्स के साथ क्या करते हो, उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, उसका मैक्सिमाइज करना चाहते हो पोटेंशियल, राइट। लेकिन आपका एसेट मतलब जैसे आपने गोल्ड लिया है, आपने जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, आपका जो ऑफिस प्रीमाइस है, मतलब आपका जो रियल एस्टेट है, ये इसको आप एसेट कहते हो। सो एसेट का मतलब क्या, इसको आप डेवलप करते हो, इसको आप प्रोटेक्ट करते हो, इसको आप इसका सिर्फ अभी के लिए इस्तेमाल शॉर्ट टर्म में नहीं देखते हो। अगर आप एक मोबाइल खरीदते हो तो आप सोचते हो कैसे इसका इमीडिएटली इस्तेमाल करूं, उसको आप 1 साल 2 साल तिजोरी में नहीं रखते हो।
लेकिन अगर आप गोल्ड लेते हो, इट इज नॉट अबाउट इमीडिएटली कैसे इस्तेमाल करो, आप उसको फ्यूचर के लिए लेते हो। तो जब हम अपने रिसोर्सेस, अपने जो टीम मेंबर्स हैं, उनको रिसोर्स की तरह देखते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है कि उसका मैं पगार काटूं या क्या करूं या क्या नहीं करूं, ठीक है। बट अगर आप अपनी टीम मेंबर को एसेट्स की तरह देखना चालू करते हो, लॉन्ग टर्म में देखना चालू करते हो, तब आप देखते हो कि अब ये एसेट मेरे पास है, इनका मैं क्या इस्तेमाल करूं कि मैं नेक्स्ट लेवल पर आ जाऊं, नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। सो यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज विद योर टीम मेंबर, और अगर आपके पास उस तरह की टीम आपने नहीं बिल्ड करी है जिनके साथ आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग दैट टीम। अब मेजर समस्या आने वाली है जो छोटे लोग हैं ना, छोटे लोग की समस्या आई थिंक एवरीबडी, चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे हो, इसमें से कुछ लोग कह रहे हैं जो बड़े हो उनकी समस्या भी उन्हीं के लेवल की है। तो इट्स नॉट अबाउट छोटे हो तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, बड़े हो तो प्रॉब्लम छोटी है। सो आप में से जो बड़े हैं, आपको पता है आपकी क्या लेवल की प्रॉब्लम्स है, आपके EMI उनसे बड़े हैं, आपके टीम मेंबर का पैकेज उनसे बड़ा है, आपके चैलेंजेस उनसे बड़े हैं। सो बड़े और छोटे का मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, इफ यू आर ऑल इन इट टुगेदर। अजीत जी मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं यहाँ पर, कि अदानी हैज हिज लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम सीइंग हियर, अदानी माइट नॉट हैव, मतलब उसकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है, बट उसकी प्रॉब्लम उसके लेवल से उतनी ही बड़ी है जितनी हमारे लेवल से हमारी प्रॉब्लम बड़ी है। सो ठीक है, हम सबको नेक्स्ट लेवल पे सोचने की आज जरूरी है, और हम सबको एक फर्क इतना है सचिन कि जैसे आपने पहले बताया ना कि वो सब प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड है, तो उनकी तिजोरी अलग है और कंपनी की अलग है। तो कंपनी अटकती है तो अटकती है, वो खुद उसमें डायरेक्टली नहीं अटक रहे, लेकिन हम जो प्रोपराइटर और पार्टनर यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं, इसमें ये डायरेक्ट हमारे ऊपर आघात है। जो और एक उसको थोड़ा समराइज अगर करूं मैं, तो जो आपने बोला है कि लॉकडाउन पीरियड के लिए ये बंदी है, ये जो बंधन है ये लॉकडाउन पीरियड तक है, उसके बाद नहीं है। अगर आपका स्टाफ आपसे कोऑपरेट करता है तो लॉकडाउन का पीरियड आप पार निकाल सकते हो। अगर उसमें कोई मस्ती करता है तो लॉकडाउन पीरियड के बाद आप उसको जो ट्रीटमेंट देना चाहो दे सकते हो, बराबर ना। संक्षेप में यही हुआ ना, यहाँ पे साथ मिल पार निकलो। अगर दोनों कोऑपरेट करके आगे निकलेंगे तो आगे का सफर थोड़ा आसान रहेगा। सबसे मुश्किल पार्ट अभी ये है, इससे थोड़ा सा डेफिनेटली इसके इफेक्ट साल भर तक चलेंगे, लेकिन अभी के वक्त तो थोड़ा खुलेगा क्योंकि कुछ तो रेवेन्यू आएगा। आज तो रेवेन्यू जीरो हो गया। ये अगर मिल बांट के करते हैं, इस संकट को साथ में झेलते हैं, तो डेफिनेटली आगे का रिलेशन भी आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपका एक दूसरे के प्रति बाइंडिंग बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई मस्ती करता है तो फिर आप भी उसकी परवाह नहीं करेंगे, और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा आप उसको जरूर जो ट्रीटमेंट देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि फिर आपके ऊपर वो कानून का बंधन नहीं रहेगा। तो दिस इज अ गुड टाइम टू टेस्ट यू एंड हिम बोथ, एंड द रिलेशनशिप का इम्तिहान है, एक्चुअली परीक्षा है आपके और आपकी टीम का रिलेशनशिप कितना डीप है और कैसा है। अगर यहाँ स्पार्क उड़ रहा है तो आपके वहां पे खटका है, वो प्रॉब्लम है, फिर आगे वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा। राइट, और ये अगर आपने सही कल्चर बिल्ड किया था तो मेरा मानना है ऐसा कोई वजह नहीं है जिससे आपकी टीम अभी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, और टीम को भी वो दिख रहा है जो आपको दिख रहा है अभी। मेरा भी मुसीबत सबके लिए है, मेरा भी वही अनुभव। दूसरा, आप में से किसी ने बोला था कि रेंट पेइंग इज एन इशू। नॉट टू श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। अ फोर्स मेजर क्लॉज इज एक्टिव, जहां पर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू कैन अवॉइड पेइंग रेंट इफ देयर इज अ अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में डाला था ड्यूरिंग रेंट, टिपिकली वो स्टैंडर्ड क्लॉज होता है, बट यू नीड टू चेक योर रेंट एग्रीमेंट। ड्यूरिंग फोर्स मेजर यू कैन स्टॉप पेइंग रेंट। फोर्स मेजर मतलब जहां पे कोई नेशनल कैलेमिटी है, जहां पर बिजनेस इज नॉट एबल टू फंक्शन, उस पीरियड में यू कैन अवॉइड पेइंग रेंट, अगर वो क्लॉज आपके एग्रीमेंट में था। से फॉर एग्जांपल, ये जितने भी पीवीआर है अभी स्क्रीन जो आपके मॉल्स में है, तो पीवीआर पेज रेंट टू दीज मॉल्स। For last 1.5 months they have not paid rent because of this force majeure clause. क्योंकि थिएटर बंद है, तो जब तक थिएटर ऑपरेशन दोबारा नहीं होते हैं, they are not paying rent. But again that depends on आपका और आपके जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके साथ क्या एग्रीमेंट था। अमृत जी यहाँ पे सही कह रहे हैं, अगर क्लॉज था या नहीं था, you need to renegotiate. But the game is, आप अपनी टीम की सैलरी नहीं रोक सकते, एक लीगली भी नहीं, दूसरी मेरा मानना है मॉरली भी नहीं, ठीक है। दूसरा, आई थिंक एक सर्वे हमने आज से साल भर पहले किया था फॉर रिटेल इंडस्ट्री, कि रिटेल इंडस्ट्री की सबसे मेजर एचआर चैलेंजेस क्या है, तो सबसे नंबर 1 पे था
रिट्रेशन, मतलब आपके यहाँ पे लोग टिकते नहीं है। अगर हम इस बारे में बात छोड़ देते हैं अभी का फेस, तो मेजर चैलेंज जो हमारी स्टडी में आया था कि रिटेल इंडस्ट्री के लिए सबसे मेजर चैलेंज क्या है, वो है हायरिंग ऑफ राइट पर्सन एंड रिटेंशन। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ लोग आना जाना बहुत ज्यादा स्पीड में चलता रहता है, मोर देन एनी अदर इंडस्ट्री। सो अगर ये फैक्ट है कि लोग अच्छे मिलते नहीं है, तो अगर आपने जो भी टीम बिल्ड करी है फॉर सम अमाउंट, उसको लेट गो करना वुड बी टू रिस्की फॉर यू। ना पीवीआर रेंट नहीं पे करेगा। फोर्स मेजर का मतलब है इस पीरियड में जो भी लैंड गया वो गया, वो तब से चालू होगा जब से चालू होगा, इस पीरियड में कुछ नहीं मिलेगा, कोई आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं पे करेगा वो। इसमें एक और शेयर करूंगा मैं आपसे, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे 2 ऑफिसेज मेजर है, पूना और नगर, और दोनों जगह हम लोगों से हमको बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है। एक जगह पे उन्होंने सीधा बोला कि आपको जब लगे, जितना लगे आप दे दो, हम समझते हैं आपको मुझसे। दूसरे ने बोला, मैं बोला अभी तो नहीं दे सकता सर, जब दे सकता हूँ बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पहले मुझे पगार देना है। वो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझता हूँ। मतलब इतना रीजनेबल लोग होते हैं ना कि उनसे बात करेंगे प्रेम भाव से तो मेजोरिटी लोग एग्री करेंगे, क्योंकि वो समझ पाते हैं। कुछ होंगे आइडियल, वो डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है। ठीक। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये चीज बहुत डायनेमिक है। अभी 3 केसेस चालू है सडन एम्प्लॉयर एसोसिएशन और सडन इंडिविजुअल के थ्रू वाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द केस इज स्पेसिफिकली ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उसका ऑर्डर आना अभी भी शेष है। नागरिक एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? नागरिक एक्सपोर्ट की, ठीक है। लफड़ा ये है इसमें कि वो जो भी ऑर्डर पास करेंगे वो क्या कहते हैं, प्रीडेटेड नहीं हो सकता। मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, एक टेक्निकल टर्म है इसमें, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, और जब तक उसका ऑर्डर आएगा तब तक मोरलेस लॉकडाउन खत्म हो गया होगा। ठीक है, इसका मतलब आगे के लॉकडाउन पर उसका असर होगा, बट इस महीने की जो पगार आप दे चुके वो दे चुके, और जो नहीं दे चुके उस पर जो केस बनता है वो बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको उसका लीवरेज नहीं दिया कि अभी क्या करना है, अभी वो करना है जो गवर्नमेंट ने बोला है, टिल फर्दर नोटिस। चैलेंज वही है सचित, सब बराबर है, एकदम फॉलो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चैलेंज उनको आ रहा है कि जिनके पास एक्चुअल पैसा नहीं है ना उतना देने लायक, उनका बहुत बड़ा। उस केस में आप वॉलंटियर पे जाता है, जिसने वॉलंटियरली काम बंद किया है एक। हाँ, और उनसे मतलब आपकी और आपकी टीम का वॉलंटरी अंडरस्टैंडिंग होता है, और वो लोग वॉलंटरी करने को तैयार हैं कुछ समय के लिए, तो वो रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है एक, बट मेक श्योर वो रिटर्न में हो। हाँ, ठीक है, मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो, इट कुड बी ऑन ईमेल, इट कुड बी ऑन इन रिटर्न, इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, इट इज नॉट बी वर्बल। वो आप, इट विल कम टू हॉन्ट यू अगर इफ इट वाज वर्बल। ठीक है, दूसरा ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करेंगे अभी, to understand that this is pure common sense, government is not going to go case by case for you guys. ठीक है, either you're too big like Wipro तो वो sumoto एक्शन ले सकते हैं, या आपके यहां से किसी ने कंप्लेन करी तो ही वो केस बनने वाला है। हजारों कंपनियां हैं, गवर्नमेंट एक एक के ऊपर नहीं जाने वाली है, उनको भी पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, सो अगर वो वाकई में आपने वॉलंटरी नहीं किया है, सबकी सहमति से नहीं किया है, देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई जाकर कंप्लेंट रेज करेगा। सो इट इज नॉट कि आपने सिर्फ फोर्स किया और सबसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया तो मान्य होगा, मान्य नहीं होगा। बिकॉज अगर किसी टीम मेंबर ने वो क्वेश्चन रेज किया कि नहीं मुझसे फोर्स करके करवाया गया, तो अंडर कोएर्जन उसको मान लिया जाएगा और वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसके साइन की या उसकी ईमेल की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। अगर वो खुद बोलने वाला है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे करवाया गया। सो see it is you have to be very sure that it is purely voluntarily. इसमें एक पुराने ख्यालात के हमारे एक मित्र हैं, बिजनेसमैन है, हमारे कस्टमर है, बड़ा काम है, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर वो पुराने वाले का सही था। वो क्या करते, जो ज्वाइन होता है ना, जिस दिन ज्वाइन होता है उससे एक रेजिग्नेशन लेटर लेके रख देते हैं अनडेटेड। बोले हम लेते हैं, हम तो लेके रख देते हैं। आई डोंट नो, मेरे भी एक क्लाइंट है, हम दोनों एक ही क्लाइंट की बात कर रहे हैं किसी और की, बट आई स्टिल हैव अ क्लाइंट।
who does it till date. We will talk about that offline, the name. Offline. but उन्होंने बोला कि अब मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअली कि बुजुर्गों का जो ज्ञान है ना कभी कभी सुन लेना चाहिए. इस वक्त अगर सबके रेजिग्नेशन आपके पास होते तो आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके रीअपॉइंट करते नए टर्म्स कंडीशंस पे तो शायद प्रॉब्लम नहीं आता. मे बी आई एम गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, बट अगर इतना रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है और अगर कोई कंप्लेन करता है आपकी तो फिर शायद वो मेथड बेटर होता. आई एम नॉट सेइंग आई रिकमेंड दैट, बट ऑन अ सीरियस नोट आई एम रियली थिंकिंग अबाउट दैट कि शुड आई कीप दैट ऑप्शन विथ मी कि कभी भी मुझे ये काम आ सकता है. लेट मी पुट इट दिस वे, एक बार सिर्फ हम थॉट प्रोसेस की बात करते हैं. मैंने आपसे कहा था कि पहला फेज वॉर का था जिसको मेडिकल प्रोफेशनल लड़ रहे थे और वहां पे जिम्मेदारी थी सिर्फ जान बचाना. ठीक है. ये सेकंड फेज है वॉर का जहां पर फ्रंट में हम एंटरप्रेन्योर्स रहने वाले हैं, हम शॉपकीपर्स रहने वाले हैं, हम रिटेल जायंट्स रहने वाले हैं, हम छोटे बड़े बिजनेस रहने वाले हैं और हमारा मकसद रहेगा सिंगल पॉइंट इकोनॉमी बचाना. और इकोनॉमी बचाने के लिए उतना ही जरूरी है जॉब बचाना जितना सेल्स बढ़ाना और बाकी सब चीजें. ठीक है. अगर ये जॉब हम नहीं बचाएंगे किसी तरीके से तो ऑटोमेटिकली इसका एक जो रिवर्स साइकिल है मैक्रो माइक्रो का वो अपने पास ही आने वाला है कहीं ना कहीं. बिल्कुल जॉब तो बचानी है, उसमें कोई नहीं है. और जैसे अभी अश्विन पेठे साहब ने वहां पर चैट में लिखा कि 99% स्टाफ विल बी कोऑपरेटिव. मैं बोलता हूँ 99.9% विल बी कोऑपरेटिव. बट जो 0.1 वाला अगर वहां जाके आपकी कंप्लेन कर देगा तो आपके सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा. इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन इस अगर हम ABCD करते हैं, पहली चीज ड्यूरिंग लॉकडाउन डू नॉट टेक रिस्क ऑफ कटिंग वेजेस, रिड्यूसिंग स्टाफ. अरे बट है नहीं ना पैसा, अब उसके ऊपर ये पहला रिड्यूस स्टाफ नहीं सेइंग. अगर कुछ लोग अगर शौक से करना चाहते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए करना चाहते हैं तो मत करो. हाँ, बिल्कुल नहीं. पॉइंट नंबर 2, अगर पैसा ही नहीं है मतलब इट इज लाइक नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है जी. ठीक है. तब हम बात कर रहे हैं इस केस की जहां पर आप उनसे वॉलंटरीली उनसे बात करके सर्वसम्मति से ये करते हो. अब जब पैसा ही नहीं है ये रिस्क आपको लेना है कि कोई केस कर सकता है जी. और जब पैसा था और ये रिस्क ले रहे हो देन इट इज नॉट वर्थ रिस्क. गलत है बिल्कुल, वो आपकी बात क्लियर तो है गलत है कि अगर आप कर सकते हो तो करो, वो रिस्क मत लो क्योंकि महंगा पड़ेगा. सिर्फ थोड़ा पैसा बचाने के लिए आप ये करना चाह रहे थे तो ये रिस्क इज नॉट वर्थ टेकिंग. लेकिन जब पैसा ही नहीं है देने के लिए तो ये रिस्क लेते हो देन इट मेक्स चॉइस नहीं है आपको. हाँ ठीक है. एक फिर हम बात कर रहे हैं वो हर कोई जो आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, यू विल हैव योर डे द मोमेंट लॉकडाउन ओवर होता है. गवर्नमेंट का कोई रिकमेंडेशन अभी नहीं है और ना आने वाला है. तो वो हर कोई जो न्यूसेंस था would be taken to task after lockdown. I'm not recommending it again. I'm saying if you have that 0.1% person who was nuisance to it all, he need to understand that you will also have your day. Correct. And that thought process changes him during the lockdown. उसको भी ये पता है कि सेठ बाद में क्या कर सकता है और उस टाइम उसको किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली, ये उनको पता है. So I'm not recommending it to that threat, but I'm saying they need to understand that. और कहीं ना कहीं वो कैरेट और ये स्टिक दोनों साथ में काम करेंगे ये म्यूचुअल डिसीजन लेकर आने के लिए कि अभी क्या करना है. और कई महाबंधव अभी कह रहे हैं इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल. अभी आप यू स्क्रू मी एंड आई एम गोइंग टू स्क्रू यू वन डे. Go peacefully with me, we'll all live peacefully together. हाँ. सो कहीं ना कहीं वो मैसेज सटली पास करना जरूरी है. ठीक है कि अभी आप सपोर्ट करो ताकि ये दोनों चले, क्योंकि अभी इवेंचुअली उनके लिए इन फेवर में है कि नौकरी ना जाए, इवेंचुअली आपके फेवर में है कि कंपनी सस्टेन रहे. और ये दोनों के लिए जरूरी है कि अभी आप कॉस्ट को कंट्रोल में रखो. एंड वन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज ऑफ कोर्स योर मैन पावर कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम अदर कॉस्ट. इट्स नॉट जस्ट दिस कॉस्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर अदर कॉस्ट. नाउ इफ वी मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर, अब हम बात कर रहे थे लॉकडाउन के बीच में क्या कर सकते हैं, तो ये क्लियर, पहले काटना ही नहीं है, काटना है तो कैसे काटना है ये क्लियर होता है. लॉकडाउन के बाद आपको अभी से तैयारी करनी है. यू नीड टू हैव 2 प्लान रेडी. वन इज अ रीस्टार्ट प्लान, 2 इज अ री एंगेजमेंट प्लान. तो जो अभी आपके पास टाइम है उसमें आपको 2 प्लान रेडी करने हैं. 1 रीस्टार्ट प्लान, 2 री एंगेजमेंट प्लान. What is a restart plan? Restart plan is for your team members and re-engagement plan is for your clients. दुनिया थोड़ी बदल गई है. क्या बदल गई है कुछ हमको पता है और कुछ हमको पता चलने वाला है. दुनिया में जितने लोग ये वेबिनार्स कर रहे हैं और अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, किसी ने ये सिचुएशन देखी नहीं है, अज्यूम नहीं करी थी होगी.
तो जो भी वो बता रहे हैं वो अपने अंदाजे से बता रहे हैं, बट हाउ वर्ल्ड विल एक्चुअली रिएक्ट वो इवेंचुअली ओनली टाइम विल टेल। ये अजम्पशन है कि मार्केट स्लो होगा, बट ये अजम्पशन ही है। चाइना में खत्म होने के बाद सबसे पहला मार्केट जो बढ़ा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का था, which was unforeseen because ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 3 साल से डूब रहा था in China also. But the moment market opened, ऑटोमोबाइल सेक्टर saw a boom. और किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर मूव करने लग गए। ऑटोमेटिकली उनको नौकरी पे जाने के लिए अपनी पर्सनल व्हीकल की जरूरत पड़ी और वो बाइक्स और कार खरीदने लगे। सो दिस वाज नॉट अ ट्रेंड जो किसी ने फोरकास्ट किया था। तो क्या ट्रेंड आएगा वो खुलने के बाद अपने आप पता चलेगा, लेट्स नॉट फोरकास्ट इट। बट हमको तैयारी करनी है कि टीम आकर ज्वाइन कैसे करेगी, तब काम कैसे होगा। से फॉर एग्जांपल स्मॉल थिंग्स कि क्या आप खाना साथ में खाने वाले हो, डब्बा शेयर करने वाले हो, या उसकी पॉलिसी बनाने वाले हो कि कोई अपना डब्बा नहीं शेयर करेगा। यू नीड टू कीप इन माइंड वन थिंग, ये वायरस अगले 6 महीने साल भर तक रहने वाला है। अभी आप सभी प्रॉब्लम में हो, आपका कस्टमर को भी वो सेम प्रॉब्लम है कि सारी दुकानें बंद है, तो आपका कस्टमर फ्रेंकली कहीं मूव नहीं कर रहा। हमारे एक बंसल जी होते थे, उनकी कपड़े की दुकान थी यूपी में। उनकी एक खासियत थी, उनकी दुकान पे अगर कुछ सामान मिलता नहीं था ना, वो कस्टमर को कभी ये नहीं कहते थे कि ये मिल नहीं रहा है। वो कहते आपको क्या चाहिए आप बताओ, वो बाजू वाले कहीं से भी दुकान से लेकर आएंगे, लेकिन कस्टमर के पैर किसी और की दुकान में नहीं पड़ने देंगे। ही यूज्ड टू मेक श्योर कि जो कस्टमर मेरे दुकान पर आता है, अगर मैंने मुनाफा नहीं भी कमाया चलेगा, लेकिन मेरा कस्टमर किसी और की दुकान पर जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पैर एक बार कहीं और चले गए तो वापस इधर आने में मुश्किल होगी। तो कस्टमर की पैर कहीं और नहीं दिखने चाहिए, ऐसा उनका एक फिलॉसफी था। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपके कस्टमर के पैर कहीं नहीं गए, वो अपने घर पे ही थे। बट अज्यूम करो एक सिचुएशन कि आपकी दुकान खुल गई, सबकी दुकानें खुल गई, और किसी कारण से वायरस आपके टीम में दुकान खुलने के बाद आता है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, दुकान को 14 दिन के लिए सील किया जाएगा, आपके एंटायर टीम को होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर 14 दिन के लिए भेजा जाएगा। इसका मतलब मार्केट में बाजू की सारी दुकानें चालू है, सिर्फ आपकी दुकान बंद है। Am I able to connect here? आपका कस्टमर सिर्फ आपके यहां से जाकर किसी और के यहां जाने वाला है, और एक सर्टेन पीरियड टाइम के लिए जाने वाला है। वो वापस में आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। आज की तारीख में है, क्योंकि सबकी दुकान बंद है, कल नहीं होगी। So you need to have a plan to take all the necessary precaution कि होने के बाद ये दुकान दोबारा कभी बंद ना हो। So you need to have a restart plan ready for that कि आप क्या प्रिकॉशन लेने वाले हो टीम लेवल पर और हर तरीके से। दूसरा, you need to have a re-engagement plan कि आप कैसे हर कस्टमर को दुकान पर वापस लेकर आने वाले हो इवेंचुअली, कैसे उसको कॉन्फिडेंस देने वाले हो दैट यू आर रेडी फॉर बिजनेस, कैसे आप उसको कॉन्फिडेंस देने वाले हो कि उसको आपके यहां पर आने में कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, दैट यू हैव टेकन ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन, और वो यहां पर आएगा और वो सेफ है टू शॉप विद यू। जैसे फॉर एग्जांपल, फ्यू ऑफ माय क्लाइंट इज इन्वेस्टिंग इनटू वर्चुअल रियलिटी वीआर, सो दे आर इनटू सम काइंड ऑफ फर्नीचर से, और वो क्या कर रहे हैं, कस्टमाइज फर्नीचर देते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, सारा 3D वीआर में कन्वर्ट कर रहे हैं और वेरिएबल डिवाइस में उसका पिक्चर सेट कर रहे हैं, और वो वेरिएबल डिवाइस सैनिटाइज करके अब कस्टमर के घर पे जा रहा है। कस्टमर उस फर्नीचर को अपने खुद के घर में वर्चुअली देखेगा कि वो कैसा सेट हो रहा है और कैसे दिख रहा है, उसको शोरूम पे जाने की अब जरूरत नहीं है। एट द कंफर्ट ऑफ हिज होम ही इज एबल टू सी द एंटायर फर्नीचर, एंटायर शोरूम एक एक करके, और एक्चुअल कि वो कैसे सेटिंग में दिख रहा है विद द साइज एंड एवरीथिंग, कि वो फिट होने वाला है कि नहीं होने वाला। उसकी दीवारें उसकी खुद की दिखेगी, फर्नीचर उसको शोरूम पर दिखेगा अपने खुद के घर के अंदर। Am I able to connect? So उस टीम मेंबर इज, मतलब टीम मेंबर कह रहा हूं, वो क्लाइंट इज नाउ सिक्योर कि घर में कोई वायरस नहीं आ रहा, उसकी टीम, उसकी फैमिली कहीं बाहर नहीं जा रही, उसके पेरेंट्स आर सेफ, उसके बच्चे इज सेफ, और जो उसको शॉपिंग करनी है उसके घर में इज नॉट ऑन ए कंप्यूटर डेस्क, एक्चुअली उसको दिख रहा है कि वो फर्नीचर कैसा है, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। वीआर इज अवेलेबल लास्ट 10 years, लेकिन आज उसको कोई यूज कर रहा है अपने तरीके से। Am I able to connect? So you need to start thinking about a reconnect plan for your re-engagement plan for your clients, कि आप अपने क्लाइंट को अपनी इंडस्ट्री में कैसे री-एंगेज करोगे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग एक्सपीरियंस बदलेगा,
अगर आप ब्रिक एंड मॉर्टर में ही करने वाले हो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको उनको कॉन्फिडेंस देना होगा कि कैसे ब्रिक एंड मॉर्टर इज सेफ फॉर देम नाउ. सो यू नीड टू गेट इनटू प्लान बी नाउ. प्लान ए वाज अबाउट लॉकडाउन में पैसा देना ही नहीं देना. आई थिंक दैट इज सॉर्टेड. यू नीड टू गेट इनटू व्हाट आफ्टर दैट, बिकॉज कब तक पैसा बचाकर गेम करोगे? अल्टीमेटली पैसा कमाकर ही गेम है, और पैसा कमाने के लिए आपको ये दो प्लान जरूरी है, रीस्टार्ट एंड री एंगेजमेंट. रीस्टार्ट फॉर योर टीम एंड सिक्योरिटी ऑफ योर स्टाफ. उनको कॉन्फिडेंस देना कि आपके यहाँ काम करना इज सेफर. नहीं तो कल टीम मेंबर काम करना पसंद नहीं करेगा. अंडरस्टैंड दिस. आप में यहाँ से काफी लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं आपके यहाँ टीम मेंबर, जिनको नौकरी की जरूरत नहीं है. से फीमेल स्टाफ जिनके हस्बैंड काम कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अर्न मनी. से उनकी फैमिली वुड बी रिलेक्टेंट नाउ टू सेंड देम टू वर्क, एंड दे मे बी योर बेस्ट ऑफ द टीम मेंबर. वो आदमी जिसको घर चलाना उसकी मजबूरी आना, बट वो लेडी जिसको शायद घर चलाना मजबूरी नहीं है, एडिशनल इनकम के लिए करती थी या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करती थी, आज शायद वो डिसाइड कर सकती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊंगी क्योंकि रिस्क है, और मेरे घर में बच्चे, मेरे घर में बूढ़े हैं, इट इज नॉट सेफर टू टेक मी रिस्क. उसके लिए कैसे आप उसको कॉन्फिडेंस दिलाओगे कि इट इज ओके टू वर्क, आई हैव टेकन ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन रीस्टार्ट प्लान टू री एंगेजमेंट विद द क्लाइंट. सो व्हाट चेंजेस, उसको आपको देखना है, कैसे आप टेक्नोलॉजी को लीवरेज करोगे और कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे. बिल्कुल. So restart and re-engagement plan is what your priority should be now. Am I able to connect? Absolutely, absolutely. So beautiful share, Sachin. I would now like to throw it open with your permission for some questions. Those who yes, want. please do that. Yeah, because a lot of points that restart and re-engage we had not actually thought of. To be very honest, हमको लगता है हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत सीखे पढ़े लिखे, लेकिन ये फाइनल पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर गए कि रीस्टार्ट करते वक्त कैसे करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होगा कि हम लॉकडाउन ना हो जाए और हमारे बाजू वाले सब चालू रहेंगे. वो बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है. और री एंगेज विद कस्टमर्स, री एंगेज विद द स्टाफ. जैसे आपने बोला कोई स्टाफ नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए जॉब क्रिटिकल नहीं है, वो इनकम उनके लिए एडिशनल इनकम हो सकती है. थोड़े दिन जानने महीना भर नहीं आते, कुछ नहीं होता, लेकिन अपने लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है. तो हाउ टू मेक देम comfortable to come there. So with this, I would, Sachin Parmar ji, you can unmute yourself and you can ask your question, because now we are beginning with the question part of it. Sachin ji, आप पूछ सकते हैं. हाँ, आप स्क्रीन पर हैं सचिन जी, बोलिए. आपकी आवाज आपको आपके वहां से अनम्यूट करना होगा, आपके डिवाइस से. हाँ हाँ, बोलिए सर, अब सुनाई दिया. सचिन जी नमस्कार. अजीत जी थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा सेशन था. सचेत जी नमस्ते. मेरा एक क्वेश्चन था सैलरी रिलेटेड. मैंने अभी जस्ट मतलब मेरे एम्प्लॉयज के साथ में बात किया था और गए 1-1.25 महीने का तो सैलरी दे दिया, लेकिन ये महीने से मैंने उनको स्टार्ट किया ऐसा कि अभी तो सैलरी पूरा मिलेगा, लेकिन अगले 5 महीने के लिए मैं उनका 10 या 20% सैलरी लेस दूंगा, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है. उसके अंदर शायद ये 1-1.5 महीने का जो भी है वो कवरेज थोड़ा सा लॉस उधर कवर अप हो जाता है, और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया है क्योंकि वो उनके ज्यादा मतलब सिर पे नहीं गिर रहा है. 20% लेस किया है. मैंने उनको बोला कि अगर अगला 1 महीना और बंद रहता है तो ये 5 मंथ्स के जगह पे 10 मंथ्स के लिए जाएगा. तो इसके अंदर गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह या कुछ रहेगा इसके अंदर? जो मैं सचेत जी का समझा हूँ उस पे से मैं बोलता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है कि लॉकडाउन पीरियड में आपने कोई उल्लंघन नहीं किया. लॉकडाउन पीरियड में आपने पूरा सैलरी दे दिया है, उसके ऊपर से कोई आपको फॉल्ट नहीं कर सकता. उसके बाद के पीरियड का जो है वहां पे वो लॉकडाउन डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल्स अप्लाई नहीं होते, तो यू आर फ्री टू रिड्यूस वगैरह वगैरह. सचेत, ओवर टू यू. आई थिंक अजीत जी आपने सही कहा. यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पैच ये है कि अभी तक वो 17 तारीख तक लॉकडाउन है, ठीक है, बट हम में से कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है या नहीं होने वाला. अज्यूमिंग ये 17 तारीख तक है तो 17 तारीख तक की फुल सैलरी आपको देना आपका ऑब्लिगेशन है. 17 तारीख के बाद यू कैन रिड्यूस द सैलरी. आप उसको 20% या 50% भी करो, ये फिर मार्केट रूल करेगा. मेरा मतलब कितना आपकी टीम मानती कितना नहीं मानती, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंधन नहीं आएगा. बट अगर ये 17 के आगे एक्सटेंड हो गया अगर, तो उस केस में आपको तब तक की फुल सैलरी देना आपका ऑब्लिगेशन रहेगा.
ओके, Right. डेफिनेटली मतलब There वो is- केस के अंदर वैसा ही किया है कि, हाँ जी। और अगर समझो उनकी मान्यता हो कि भाई अभी से आप अगर हमको 80% सैलरी देते जाओ तो भी प्रॉब्लम उनको नहीं रहेगा, तो इसमें भी कोई गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन आ सकता है अनलेस एंड अनटिल कोई कंप्लेंट नहीं करता है, मतलब करने जैसा है कब की बात हो रही है? हम ड्यूरिंग द लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। हाँ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन अभी 17 मई तक तो अपना सचिन सबको जी, पूरा देना है। सचिन जी, हाँ। उस झंझट में आप पढ़िए ही मत। ऊपर वाले की दया से आप आज सैलरी दे सकते हैं, दे दीजिए, वो रिस्क मत लीजिए, वो बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा सचेत जी का बोलना है, जो मैं समझा। सचेत जी और ओपन। सो जैसा अजीत जी कह रहे हैं, मेरा भी वही मत है कि अगर यू आर इन अ पोजिशन टू पे एंड इट इज जस्ट अबाउट कॉस्ट सेविंग, बट इफ यू आर इन अ पोजिशन टू पे, इट इज नॉट वर्थ रिस्क टेकिंग अ थॉट कि कोई जाकर कंप्लेन कर दे और आपको 2 साल की जेल हो जाए। ओके, ठीक है, कोई मतलब द नहीं। गेम इज, इफ अगर है ही नहीं, घर बेचना पड़ेगा सैलरी देने के लिए, देन इन दैट केस आप ये करते हो तो रिस्क वर्थ टेकिंग था। ओके, बट अगर वो लफड़ा नहीं है, सेविंग में पैसा है, यू कैन टेक केयर ऑफ इट, इट इज टाइम टू बिल्ड अप द रिलेशन। ज्यादा इसको डंके की चोट पे आप बोलो अपनी टीम को कि धंधा नहीं हो रहा फिर भी तुमको पगार दे रहा हूं बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज यही आप बोलते आए हो। इफ आई नो यू पर्सनली, तो आपका आपकी टीम के साथ रिश्ता पर्सनल ही रहा है हमेशा, राइट? राइट, तो ये टाइम है आपको ये जताने का, ये बताने का, ये साबित करने का कि वाकई में आपका और ये परिवार था। तो जब परिवार मुसीबत में था उस टाइम आपने कुछ नहीं किया, अब कंपनी मुसीबत में है तो पूरा परिवार भी आपको सपोर्ट कर रहा है विद रिडक्शन इन पैकेज। नॉट बिकॉज गवर्नमेंट आपको ऐसा कह रही है, बट बिकॉज आप ही ये करना चाह रहे हो। बराबर। थैंक यू इस सचिन। टाइम कुछ नहीं, बाद में देखी जाएगी। थैंक यू सचिन जी। दर्शना जी, आपका कुछ सवाल था। Yes, मेरा एक क्वेश्चन है। एक कंपनी मतलब अगर एम्प्लॉय नोटिस पीरियड पे है और उसके अभी 20 या 25 दिन बाकी है नोटिस पीरियड सर्व एंड होने में, कैन कंपनी आस्क टू लीव हिम? आई डोंट थिंक सो दैट विल लैंड यू इन अ सूट, सचित। क्या उसने रिजाइन किया था खुद ही? यस, उसने रिजाइन किया था, तो कंपनी ने उसको फॉर एग्जांपल अभी 31 मई का लास्ट डेट दिया हुआ है, ओके, पर अभी सडनली कंपनी उसको बोल रही है कि आप अभी चले जाओ, तो इज इट, वो क्या सू कर सकता है कंपनी को, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड है? आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा जिसमें आपने कुछ टर्म्स पुट अप किए होंगे। टिपिकली अपॉइंटमेंट के टर्म्स होते हैं 1 मंथ नोटिस और सैलरी इन ल्यू ऑफ, राइट? राइट, ठीक है। सो अगर आपने उसको टर्मिनेट किया है तो आपको उसको 1 महीने का नोटिस देना है या आपको उसको 1 महीने की पगार देनी है, अगर आपने उसको टर्मिनेट किया है। राइट, अगर उसने रिजाइन किया है तो उसको या तो 1 महीने का पगार देना है, छोड़ना है मतलब, या उसको 1 महीने का नोटिस सर्व करना है। वो एक्चुअली एम्प्लॉय रेडी है फुल नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए, लेकिन कंपनी रिजाइन किया है या टर्मिनेट किया है? नहीं नहीं दर्शना जी, उसने रिजाइन किया है या आपने टर्मिनेट किया है? उसने रेजिग्नेशन दिया था और उसने 31 रेजिग्नेशन दिया है और आपने एक्सेप्ट किया है। यस, और अभी सचित, बिफोर सचित, उसका scenario नोटिस बहुत- पीरियड एंड scenario- होने से पहले scenario बहुत कंपनी अच्छा है। आस्किंग टू लीव हिम। मैम मैं क्लियर कर देता हूँ। सिनेरियो बहुत क्लियर है कि उसने 1 मई को रिजाइन किया है और उसने अपने को 30 डेज का नोटिस दिया है कि मैडम मैं 31 तारीख तक मैं हूँ, फिर मेरा हिसाब खत्म, आपका मेरा 1 तारीख को मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। अभी आज 7 तारीख है, 6 तारीख है, तो मैडम बोलते एक काम कर, तू आज ही निकल जा भैया, तूने रेजिग्नेशन दिया, आज ही निकल जा। तो अब मैडम पूछ रहे हैं कि वो 31 तक का पगार देना उनको बंधनकारक है या आज ही राम राम कर सकते हैं, राइट मैम? राइट, और अगर कंपनी बोलती है कि नहीं मैं सिर्फ 6 तारीख तक ही पगार दूंगी या फिर दूंगा, तो फिर क्या एम्प्लॉय कंपनी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, क्या केस डाल सकता है? अच्छा, इसका ना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से कोई लेन देना नहीं है। जो नॉर्मल पॉलिसी वो अभी भी काम कर रही है, ठीक है? ओके, तो नॉर्मल केस में अभी का सिचुएशन भूल जाते हैं। नॉर्मल केस में अगर उसने रिजाइन किया है, ठीक है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू। अगर उसने रिजाइन किया है कि आप उससे 1 महीने का नोटिस लो या ना लो, आप मैक्सिमम 1 महीने का नोटिस लोगे या मैक्सिमम 1 महीने की पगार लो सकते हो, ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है? मिनिमम कितना करना है वो आपके ऊपर है। यू कैन लेट हिम गो द नेक्स्ट डे इफ यू वांट। उसने रिजाइन कर दिया ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया, कल से छोड़ दिया। एम आई एबल टू कनेक्ट? उसी तरीके से सेफ एग्जांपल, आपने उसको टर्मिनेट किया और आपने उसको बोला 1 महीने की पगार ले और जा, और वो बोलता है कि मैं 1 महीने की पगार नहीं लूंगा, मैं ऐसे जा रहा हूं, क्या उसके ऊपर कोई केस हो सकता है? मेरी बात समझ आ रही है? वाइस वर्सा देख रहे हैं कि आपने उसको टर्मिनेट किया और उसको 1 महीने का चेक दिया और वो बोलता कि मेरे को 1 महीने का चेक भी नहीं चाहिए और मैं अभी से जा रहा हूं, क्या आप केस कर सकते हो कि तूने 1 महीने का चेक क्यों नहीं लिया?
सचेत मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैम आपको ऑफलाइन उनका ऑफर लेटर और उसका रेजिग्नेशन लेटर शेयर करें तो देन यू विल बी इन अ वेरी करेक्ट पोजीशन टू एडवाइज हर एब्सोल्युटली टू द फैक्ट्स, राइट और नॉट? I think that makes more sense. हाँ But just to connect the dots, हाँ. आपने अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया है कि नहीं किया है? दर्शना जी, आपने अपॉइंटमेंट लेटर साइन करवाया कि नहीं करवाया है? किया है ना? Yes. So I think Ajit ji, can you, if you can coordinate, I can check her accordingly. उसमें terms क्या है? But मोटा-मोटा terms lieu of रहता है. मोटा-मोटा you are not obliged. You can take his resignation. You have already accepted his resignation. कितने दिन आपको उसको रखना है वो आपके हाथ में था. You can choose not to, मतलब, you to let him go early. That's not an obligation on you to pay him till 31st. What I will do, Sachet, I will share your contact details on the chat group so others can Right. note it down. So that then, because these specific cases, you will have to go into the nitty-gritty and see the full stop and comma also, and then you can give the perfect opinion. ठीक है? Right. Thank you, Darshana ji. Thank you so much for asking that question. हमारे साथ प्रदीप शंघवी जी हैं हुबली से. सचेत, इनका गीतांजलि सिल्क्स नाम का बिजनेस है हुबली में. काफी अच्छा इनका सेटअप है. इनके एचआर पॉलिसीज भी अच्छे हैं. तो पता नहीं इनको सवाल क्यों है. प्रदीप भाई, जय श्री कृष्ण. प्रदीप भाई, पूछिए सवाल. हाँ सचिन जी नमस्ते. नमस्कार. कैन यू हियर मी? Yeah, we can hear you, sir. Yes, loud and clear. सुन सकते हैं? या हाँ, loud and अच्छा, clear sir, बोलिए. या ओके. प्रश्न ये है कि पहले जो है पीएफ बेसिक और डीए पे था, तो अभी देयर वाज एन नोटिस स्कीम कि इट विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग, Right, अलाउंस के ऊपर भी, right, स्पेशल अलाउंस ये वो वगैरह सब. right. तो अभी उसका स्टेटस क्या है? मैं एक बेसिक एक्सप्लेन कर लेता हूँ. पहले क्या था उसको भूल जाते हैं, अभी का क्या स्टेटस है वो क्लियर कर लेते हैं. हाँ तो जी. अभी गेम सिंपल सा है पीएफ का. एक अमाउंट याद रखिए, 15,000 रुपया. हाँ तो अगर आपका टीम मेंबर की सैलरी 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 तक की है, हाँ. तो पीएफ फुल अमाउंट पे पड़ेगा जितनी की उसकी सैलरी है. अच्छा, इररिस्पेक्टिव अगर ऑफ 10,000 की पगार है कि क्या कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर कुछ जाना नहीं है. अगर 15,000 से नीचे की पगार है, हाँ किसी भी कंपोनेंट में है, कैसे भी आपने बना के रखी है, और उसके हाथ में 15,000 से नीचे अमाउंट जाता है, तो 100% अमाउंट पे पीएफ पड़ेगा. अच्छा. अब 11,000 भी 15,000 उसको से दे. ऊपर है. हाँ हाँ जी, अगर 15,000 से समझिए. ऊपर है, हाँ, उसको सिर्फ बेसिक मिल रहा है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिक कंपोनेंट पीएफ के कंटेक्स्ट में कुछ लेना देना नहीं है. वो कह रहा है कि टोटल पैकेज कितना है. अगर वो 15,000 से नीचे है तो जितना का भी अमाउंट है उस 100% अमाउंट के ऊपर पीएफ कैलकुलेट होगा. अच्छा. अगर उसकी टोटल पगार बेसिक डीए अलाउंस सब मिलाकर 14,000 है तो पूरे 14,000 पे कैलकुलेट होगा. अच्छा. अभी क्लियर है. और अगर 15,000 से ऊपर का अमाउंट है, से 14,000 और 15,000 के ऊपर है, 16,000, 18,000, 50,000, 1 लाख रुपया, देन कंपनी के ऊपर है कि वो 15,000 तक की काटती है जो मैंडेटरी है या पूरे अमाउंट पे देना चाहती है. सो मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट चूज टू पुट ए बार ऑन 15,000 कि 15,000 तक के ऊपर 12% के हिसाब से कैलकुलेट होगा. उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो नहीं गिनते. That is a normal practice, correct. फाइन सर. बट 15,000 तक का अगर अमाउंट है तो वो पूरे जितना भी टोटल सैलरी है उस पूरे के ऊपर लगेगा, बेसिक प्लस डीए पे नहीं, टोटल अमाउंट पर, इफ इट इज लेस देन 15,000. थैंक यू प्रदीप भाई. ये सवाल आप गुजराती में पूछते तो भी चलता था. सचिन कैन हैंडल दैट. ओके सचिन भाई, थैंक यू वेरी मच. गुजराती में बोलियो. थैंक यू सर. ओके. चौकस. The next is रितेश जैन. रितेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. वीडियो ऑन करके पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हेलो सचिन जी, नमस्कार सर. आवाज आ रहा है? रितेश जी, आप बिल्कुल, अपना loud and clear, परिचय sir. देंगे. आप कहाँ से हैं, आपकी दुकान क्या है, बिजनेस? सर मैं अकोला से हूँ. रितेश जैन नाम है. जैन सन्स के नाम से मेरा रिटेल स्टोर है गारमेंट्स का. ओके. सचिन जी, मुझे पूछना था कि जो अपन पीएफ का जो पेमेंट करते हैं वो कैश में कर सकते हैं क्या? जो अपन पीएफ का एम्प्लॉय को पेमेंट देते हैं कि चेक इज कंपलसरी? पीएफ आप एम्प्लॉय को नहीं देते हो सर. हाँ.
पीएफ आप पीएफ ऑफिस में भरते हो, ओके ठीक है। यू कैन नॉट पे पीएफ टू योर एम्प्लॉय, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय यू हैव टू पे इट टू द ऑफिस, पीएफ का जो भी है, ठीक है। ओके बोथ तो योर शेयर एंड योर एम्प्लॉय शेयर दोनों को Okay. भरने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मोटा मोटा ये 24-25% जाता है ऑफिस Yes, yes. सैलरी, ओके ठीक है। ये दोनों अमाउंट मिलाकर पे सबमिट करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ओके एम्प्लॉय का भी शेयर और एम्प्लॉयर का भी शेयर। और एम्प्लॉय को हम कैश में दे सकते हैं क्या? पेमेंट की चेक से ही देना पड़ेगा? अगर आप पीएफ पे कर रहे हो उस एम्प्लॉय का, यस तो आप कैश में क्यों देना चाहते हो? आप देना चाहते हो दो, बट देना क्यों चाहते हो? जब ऑलरेडी वो पीएफ में है, इसका मतलब आप, मेरा मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है कि यू आर पेइंग इट इन वाइट। यस यस नहीं, अभी ऐसा जैसे लॉकडाउन आया है तो एम्प्लॉय बैंक में जाने के लिए रेडी नहीं है, तो बोलते हैं कि हमको आप कैश में दे दो इस महीने का। आप उसकी मतलब क्या कहते हैं, रिसीट साइन करके वाउचर बना के देने वाले हो? यस यस ये आप सिर्फ अपना काम बढ़ा रहे हो, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट यू आर Okay. ओनली इंक्रीजिंग योर वर्कलोड एंड टू यू स्टिल नीड टू शो इट कि आपने पे किया है, ठीक है। गेम ये Yes. होने वाला है कि उसमें से किसी एम्प्लॉय ने अगर, मतलब अंडरस्टैंड दिस, गवर्नमेंट कैसे पकड़ने वाली, मैं इस सब्जेक्ट को लेना ही नहीं चाहता था, बट स्टिल अंडरस्टैंड Okay. दिस, कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने पैसा काटा है। ओके यस गवर्नमेंट को पता चलेगा, एक किसी ने कंप्लेन करी तो, दूसरा आपके पीएफ के अकाउंट में जो एवरेज पेमेंट आ रहा था पिछले कुछ टाइम का, वो ड्रॉप हो गया, यस है ना। सो आपके yes. अकाउंट नंबर से जो पीएफ में डिपॉजिट जा रहा था पिछले कुछ साल से, अचानक वो ड्रॉप हो गया। तो यस जैसे ड्रॉप हुआ, गवर्नमेंट को एक फ्लैग रेज हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि फलाना कंपनी ने पगार कम करी है या काटी है, Yes. या लोगों को निकाल दिया है। बट पीएफ Okay. का अमाउंट ड्रॉप होने का मतलब है ईदर ऑफ इट, राइट। ओके तो गवर्नमेंट एक इंक्वायरी करेगी। यस अब जब गवर्नमेंट इंक्वायरी करती है, भले आप ये साबित कर दो कि आपने पेमेंट किया था और वाउचर दिखा दो, लेकिन एक बार वो अंदर आएगा तो बिना कुछ लिए तो जाएगा नहीं ना सर। यस यस तो आप सही है। मुसीबत क्यों इन्वाइट करना चाहते हो? ओके और एक मुझे पूछना था, जो So, आपने बोला है कि अलाउंसेस जो गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया है, वो कब से लागू हुआ है? अनाउंसेस बंद कर दिया, नहीं, जो ये आप काफी बोल टाइम हो रहे गया हैं सर। 15,000 Basic- इंक्लूडिंग सारे अलाउंसेस जो आपने हाँ हाँ सर ये काफी टाइम हो गया, जहां तक मेरा ध्यान है, कम से कम ये 1.5 साल तो हो गया इसका, ओके 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 थैंक यू शायद उससे पहले से ही, बट मिनिमम उतना तो हो ही गया। हाँ। ओके ओके थैंक यू Thank रितेश जी। सचित, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम श्रीनिवास मुंदरा जी। श्रीनिवास जी, यू मे आस्क द क्वेश्चन। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। हाँ जी। हेलो सर, एक्चुअली 16, 17, 18 मार्च को हमारे यहाँ पे वॉलेंटरी बंद रखा हुआ था व्यापारियों का। तो तभी मैंने एम्प्लॉयज को क्लैरिफाई किया था कि इफ द बंद कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, आई वोंट पे एनी सैलरी फर्दर, एंड आई हैव कमिटेड देम ओनली फॉर द 3 days of 16, 17, 19 up to 19 the salary, and they have accepted the proposal. So I am still liable to pay the salary. देखो, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, as far as government is concerned, you are, ठीक है। Anything you do apart from that, you're breaking a law. Okay. Now you need to have a very solid reason to break a law. जो एग्जांपल मैंने दिया था कि घर बिकना है तो ये लॉ ब्रेक कर दो, तो फिर ये रिस्क ले लो। अदरवाइज अंडरस्टैंड दिस, किसी भी एक टीम मेंबर ने ये कंप्लेन करी या किसी भी बाहर वाले ने कंप्लेन करी और आप पे केस बनता है, केस बहुत भारी बनता है। सो डोंट टेक अ रिस्क, डोंट टेक अनवाइज रिस्क। हम सब आमतौर पहले रिस्क लेते ही रहते हैं, लेकिन उसको नाप तोल के लेना है। श्रीनिवास जी, आप कहाँ से हैं सर? आप मैं पूना से, रविवारपेट से हूँ। फर्म का नाम? KLM। केएल, अच्छा केएल मुंदड़ा। ओके हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अगला सवाल विजय शर्मा जी से है। विजय शर्मा जी, आप आपका वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं सवाल। और Hello. एक सवाल, हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, मेरा छोटा सा रिटेल का दुकान है। माय ओवरऑल कंसर्न इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज मेरा Sir. एक रेंटल स्टोर है
कहाँ पर है आपकी दुकान? कुमटेकर रोड, पुणे। कुमटेकर रोड, क्या नाम से है सर? नाइस एंड नॉटी। नाइस एंड नॉटी, ओके। योगी तो सेल्स थोड़े से नॉटी से नाइस हो जाइए, आपका चेहरा दिखाइए। आप देख नहीं पा रहे मुझको? नहीं, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। वीडियो स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, चलिए हो जाएगा शायद थोड़ी देर में। लेट इट बी। पूछिए तो सर। मेरा कंसर्न तो ओवरऑल ऐसा है कि मेरा फरवरी में ऑफिशियल एक रेंटल स्टोर है। आई एम हैविंग 2 स्टोर्स, वन इज रेंटल, वन इज ओन, जिसका ईएमआई जा रहा है, राइट। और रेंटल स्टोर का एग्रीमेंट फरवरी 29 तारीख को खत्म हो गया है। एंड सेकेंडली मैंने नया स्टोर रेंटल नेक्स्ट में फाइनल भी कर दिया है ओवरऑल, और उसको टोकन भी दे दिया है। सो इन दिस केस व्हाट शुड आई डू? सर इसका एचआर से कुछ लिंक नहीं है। नहीं, एचआर से ओवरऑल आई एम आस्किंग फॉर द पेमेंट, या ओवरऑल इस कंडीशन में कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, या जो रेंटल स्टोर अभी जैसे मेरे को पुराने स्टोर का भी रेंट। आपको कि फोर्स मेजर करके क्लॉज एक्टिवेट है, अगर वो क्लॉज आपके रेंटल एग्रीमेंट में था तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट एग्रीमेंट ही खत्म हो गया रेंटल एग्रीमेंट में नहीं था, अगर वो आपके रेंटल एग्रीमेंट एग्रीमेंट में नहीं था, रेंटल एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। नहीं, खत्म हो गया, वो बोले एग्रीमेंट एक तो ऑफिशियल खत्म हो गया और दूसरा हुआ ही नहीं। एग्जांपल मैंने अजीत सर से एग्रीमेंट था, वो खत्म हो गया, और आपसे मैंने आई थिंक इसको किया है। इसको लीगली ना देखते हुए ना, इसको एमिकेबली देखा जाए। करेक्ट। तो आपको आपके जिससे आप रेंट पे ले रहे हो, जो आपकी प्रॉपर्टी ओनर है, उसके साथ 1-to-1 बात करके यू नीड टू हैव अ सेटलमेंट व्हिच इज बेटर rather than going to court or going and activating force measure or whatever it is. ठीक है। और सैलरी पार्ट में तो मैंने सॉरी हाँ प्लीज गो अहेड। नहीं, आप बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जहां तक हो सके लीगली ना जाया जाए, जहां तक हो सकते सामने वाली पार्टी के साथ बात करके उसको क्लियर किया जाए। अभी हर कोई प्रॉब्लम है, हर कोई एक दूसरे की बात समझेगा, एंड देयर वुड बी अ बेटर सेटलमेंट। हम लोग कभी कभी बैठे बैठे सोच लेते हैं कि इसका क्या उसका क्या, कभी कभी सामने बात करना प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी हो जाती है। ओके। और सैलरी पार्ट का ऐसा है कि मेरे पास जो टीम मेंबर है सारे लेडीज हैं, तो मैंने उनको अभी मार्च ऑनवर्ड से हाफ ऑफ मंथ का तो सैलरी दिया है। उनको कुछ बोला नहीं कि आपका सैलरी कट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। व्हाट शुड आई डू नाउ? ऑन अकाउंट आई एम पेइंग देम। क्या मेरा तो छोटा स्टोर है, बहुत बड़ा ये कोई कंपनी वगैरह नहीं है, तो हम लोग तो वाउचर पे ही सब सैलरी देते हैं। जी अजीत जी, आई थिंक सवाल यही है और जवाब भी यही है। हाँ, कि काफी देर से अपन यही डिस्कस कर रहे हैं कि छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, देना आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज देयर, वो तो दूंगा मैं। आप नहीं दे पा रहे, जैसे सचिन जी ने बोला कि बिल्कुल ही नहीं है, घरदार बेचना पड़ेगा, तो रिस्क ले लीजिए, वरना हो थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसको निपटा दीजिए, रिस्क लेके मतलब नहीं। थैंक यू विजय जी। एक सवाल राजकुमार भंडारी जी से है। मूलचंद सिल्क्स, लक्ष्मी रोड, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके 10 दुकानें हैं। राजकुमार सर। सजीत जी, मेरा क्वेश्चन है कि कोई टेम्पररी स्टाफ हम रखते हैं, अभी मैरिज सीजन के लिए रखा था, तो उनके लिए सवाल आया नहीं अभी तक। हाँ, आ गया। मैं तो ये सवाल मैं पूछ नहीं रहा। आई थिंक भरत गट्टानी जी भी सिमिलर सवाल पूछ रहे हैं, उनको भी ले लेंगे। इफ आवर एम्प्लॉइज आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, है ना, टेम्पररी स्टाफ या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, तो उस केस में क्या आपकी लायबिलिटी है पे करने की? क्या आपका सवाल यही है राजकुमार जी? यस सर, बराबर है ना, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है, इसकी क्लैरिटी हम लोग को है ना? यस। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो है जिसके प्रीमाइस में काम हो रहा है। करेक्ट। ठीक है। सो एक बिल्डर है मान लीजिए, और उसका साइट चालू है, और उसकी साइट पर उसका स्टाफ जो एक्चुअली उसके रोल पर है वो शायद 2 ही है, और 200 लोग जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के आके उधर जो काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय कौन है? वो बिल्डर, ना कि वो कॉन्ट्रैक्टर। जहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर सप्लाई कर रहा है, सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेबर सप्लाई कर रहा है, तो उस लेबर की सैलरी की ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है। ओके। ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब है उसने लेबर सप्लाई करने की गारंटी नहीं ली है, उसने सर्विस देने की गारंटी दी है, काम करवाने की गारंटी दी है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं राजकुमार जी? उनका साड़ी का बिजनेस है, और ये जो लेबर है या ये कॉन्ट्रैक्टर, ये जो स्टाफ है कॉन्ट्रैक्टर, एक टेम्पररी, ये किस काम के लिए हायर किया गया है? ये थोड़ा हमारे काम के लिए, सीजन का जो बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है, उसके लिए हायर करते हैं। अंडरस्टैंड दिस, अगर जिससे आपने ये उठाया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से अगर ये आपने स्टाफ उठाया है और उससे सिर्फ आपने डील करी, मुझे 10 लोग चाहिए, मतलब आपने लेबर लिया है उससे,
तो उस लेबर को पे करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। ओके, ठीक है, लेकिन अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्टर से डील करी है कि मेरे को इतना लगेज यहां से उठाकर यहां पे करना है, मतलब ये काम करवाना है, आपने उसको काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उसको पे करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की, आपकी नहीं है। नाउ टिपिकली यू हैव नॉट डन दिस। टिपिकली आप लेबर के लिए उठाते हो, आप काम के लिए सर्विस नहीं ले रहे हो, राइट? 5 आदमी 10 आदमी उसके हिसाब से अपन लेकिन फिर वो आदमी के हिसाब से ले रहे हो, तो उसके साथ पहले एग्रीमेंट होना चाहिए था, इसका मतलब। हाँ। हाँ, अगर तो आपने agreement एग्रीमेंट के नहीं ऊपर- किया है हाँ, तो आपने एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट किया है आदमी उठाने का, तो आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बन गए, तो आपको उसका पेमेंट करना है। ओके ओके, लेकिन अगर आपने सर्विस का एग्रीमेंट किया था, सर्विस का एग्रीमेंट मतलब आपने बोला था मुझे नहीं पता आप 5 दे या 10 दे, मुझे ये काम करवा के दे, काम का एग्रीमेंट किया होता, ओके देन यू आर नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, और वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। ओके ओके सर, क्लियर हो। थैंक यू भंडारी सेम सर। गोस फॉर भरत जी आपके लिए भी जवाब यही रहेगा, कुछ और है इसके अलावा? एक राहुल चोरवेले साहब का एक सवाल है। चोरवेले साहब, आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। प्रदीप भाई को और एक सवाल है। प्रदीप भाई आप पूछ सकते हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही तब तक आप पूछ लीजिए। Should I come in? यस प्लीज। यस प्लीज। हाँ जी, अभी हमको ऐसे गाइड किया गया कि सेल्स इंसेंटिव इफ पेड इरेगुलरली, तो फिर उसके ऊपर जो है ना पीएफ और ईएसआई नहीं लगता है। इफ पेड इरेगुलरली, Yes, नॉट incentive- रेगुलरली। दैट इज परफॉर्मेंस बोनस काइंड ऑफ थिंग कि भाई इतनी साड़ी बेची, 2 रुपया पर साड़ी फॉर एग्जांपल, तो आपने 100 साड़ी बेची 200 रुपया, कल आप 2 ही साड़ी बेचोगे तो 4 रुपया मिलेगा, तो दिस इज इरेगुलर मॉडल। हाँ जी, राइट। तो इज इट ओके नहीं लगता है? इफ इट इज लेफ्ट आउट ऑफ पीएफ। हाँ ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसका सैलरी का पार्ट नहीं है ना, वो फिक्स इनकम नहीं है, इट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव में पीएफ ऐसे से नहीं लगता है, ओके, इंसेंटिव पे नहीं लगता। ठीक है। Okay. भरत गट्टानी जी का फिर भी एक सवाल है, आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट फिर भी उनका सवाल है। भरत भाई। सेकेंडली एक पॉइंट आगे, अच्छा प्रदीप ये भाई, अभी बोनस जो है, बोनस कैन वी पे मल्टीपल टाइम्स Now let's in a understand. Okay. Let's understand बोनस से हम क्या, बोनस बहुत कंफ्यूज टर्म है। एक है स्टैट्यूटरी बोनस और एक है परफॉर्मेंस बोनस। हाँ जी, आप स्टैट्यूटरी बोनस की बात कर रहे हो या परफॉर्मेंस बोनस की बात कर रहे हो? हम दिवाली वाले बोनस की बात कर रहे समझो एक स्टैट्यूटरी बोनस हम देते हैं, अगर उसके स्टैट्यूटरी अलावा बोनस कोई की बात एक्स्ट्रा कर रहे हो, बोनस एक्स्ट्रा बोनस तो जो देना है दो, नहीं देना है मत दो, ठीक है। लेकिन स्टैट्यूटरी बोनस की बात कर रहे हो तो सरकार क्या कह रही है आपको कि ये 2 महीने आपका धंधा गड़बड़ था ना, बाकी के 8 महीने जिसने काम किया है या 10 महीने काम किया, उसका बोनस कैसे रोक सकते हो? तो यू आर स्टिल ऑब्लाइज्ड टू पे बोनस, बट अकॉर्डिंग टू लॉ उसके ऊपर इसका कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, उनका लेकिन सवाल अगर हुआ आपकी है, कंपनी इस साल प्रॉफिट में नहीं है, सचेत उनका हाँ जी। सवाल ये है कि क्या मैं मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ, एक ही साथ देना है या टुकड़े में दे सकता नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं। फिर? समझिए रेगुलर बोनस जो है स्टैट्यूटरी, हाँ वो तो देंगे ही, हाँ। उसके अलावा इन बिटवीन हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं क्या, और उसके ऊपर पीएफ ईएसआई नहीं होगा क्या? सर और भगवान, पॉइंट बी आपकी में कंपनी में अगर नौकरी भगवान- बची है तो मैं भी ले लेता हूँ। सचेत एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सर की कंपनी में नौकरी है तो मैं भी ले लेता हूँ। वही बोला, भगवान आपको आरोग्य और लंबी आयु दे, एडिशनल देने में तो सर- कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता सरकार आपत्ति करेगी। हो सकता है आपकी एसोसिएशन आपत्ति करे कि इस न्यूज को अगर आपने बाहर निकाला तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, अगर समझिए कि स्टैट्यूटरी दे दिया और एक्स्ट्रा बोनस वो भी हमने दिया बीच में, उसके ऊपर पीएफ ईएसआई नहीं है, और नहीं है, समझो एक साल हमने दिया, तो इज इट कंपलसरी के हर साल देना जरूरी है? नहीं है, कंपलसरी नहीं है ना? नहीं है। फाइन साहब, परफॉर्मेंस बोनस की बात कर रहा हूँ सर मैं स्टैट्यूटरी बोनस की बात नहीं। स्टैट्यूटरी बोनस हर साल कंपलसरी है, उसका एक फार्मूला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस लिंक बोनस की, वो कोई कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर है, देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो ये आपके ऊपर है। अनटिल एंड अनलेस आपने उसके अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिख लिया है कि ये बोनस रहेगा,
Am I able to connect? I understand. अगर आपने उसके अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये डाला है कि मैं आपको हर साल इतना रुपया बोनस में दूंगा या सेल का इतना % दूंगा, then it is part of a different contract altogether with that individual. Okay. Not in general, but with that individual. But if it's not part of a contract, you're not obliged to pay any kind of bonus. अच्छा, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर आया था दुकान पे, वो बोल रहा था कि अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी, इफ योर कंपनी इज शोइंग प्रॉफिट, यू हैव टू पे 20% बोनस. वो जो कमिश्नर आया था, क्या वो कोई नोटिस लेकर आया था? नहीं. तो वो आया कैसे था? पहले तो वो एक्चुअली लेबर इंस्पेक्टर को साथ में लेके वो आ गया. लेबर इंस्पेक्टर भी कैसे आया था बिना किसी नोटिस के? बिकॉज टेक्निकली जो एक लॉ इनेक्ट हुआ पिछले 1 या 2 साल से, कोई भी लेबर इंस्पेक्टर, कोई भी विजिलेंट वाला ऑफिसर विदाउट नोटिस कैन नॉट कम टू योर कैंपस. ही कैन नॉट जस्ट वॉक इन. ही इज नॉट अलाउड टू डू इट. उसकी नौकरी तक जा सकती है. मोस्ट ऑफ अस डोंट नो अबाउट दिस लॉ. कहने का मतलब आप लोग को कोई परेशान ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने ईज ऑफ बिजनेस के अंतर्गत एक लॉ इनेक्ट किया है कि कोई भी अगर आपके यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आता है तो बिना डॉक्यूमेंट के नहीं आ सकता. ठीक है. और उसका वो एक ओटीपी देगा आपको. आप वो ओटीपी डालोगे और आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि इज ही ऑथोराइज्ड टू डू कम हियर और नॉट. विदाउट दैट ऑथोराइजेशन ही कैन नॉट एक्चुअली कम. ये हमको पता नहीं है. मेजॉरिटी को मुझे लगता है किसी को पता नहीं. मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट नो प्रॉब्ली दिस. वो आपको परेशान नहीं कर सकता इस तरीके से. ठीक है. बट विल एनीवे 20% कहने के लिए नहीं. अब हम आ रहे हैं इसके ऊपर. इट्स नॉट अबाउट 20%. देयर इज अ परसेंटेज. बोनस एक्ट अगर आप पढ़ते हो, इट इज नॉट 8.33%. 8.33% इज द मिनिमम. वेदर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, आपको 8.33% देना है. ठीक है. हाँ जी. लेकिन इट इज अबाउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज. इट इज नॉट 8.33% ऑफ बेसिक बोनस. 8.33% is the minimum bonus you have to pay as per the act, whether you make profit or not. Okay. ठीक है. But then it is in ratio of your profit जो आपको पे करना होता है. वो एक अलग सब्जेक्ट है. अगर आप देखोगे तो उसमें सब कुछ है. But point is, bonus act is not 8.33%. मैं दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ. जो वो आया था उसका कहने का मतलब शायद ये होगा. If you are making profit, you have to raise the bar. You cannot just pay 8.33% even if you are making profit. नहीं, उसीलिए मैं जो बोल रहा था ना कि if we give extra bonus in between the year, तो वो हिसाब से हो जाता है. वो हिसाब से मैं my question चैलेंज क्या आ रहा है ना यहाँ पर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये जितने नियम बने ना, ये बहुत पहले बने हैं और ये सारे एक assumption से बने हैं कि एंटरप्रेन्योर चोर है. ओके. ठीक है. कि हम लोग जो है वो हम सिर्फ जूस निकालने के लिए बने हैं. हम लोग सही लोग नहीं है. तो सब लोग का जो पीछे का एक मुद्दा था वो यही है. अब इस कंटेस्ट में अगर हम आते हैं तो सारे नियम बनाए गए इस कंटेस्ट से कि आप लोग गलती करोगे, हमारा काम है गलती पकड़ना. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनी थी 80s में, 50s में. ठीक है. जब इंडिया जस्ट आजाद हुआ था और उस टाइम पर एयर कंडीशन ऑफिस नहीं होते थे और लोग जो करते थे हमारी, तो वो इतने घंटे ही काम कर सकते हैं, ऐसा नियम बना. ठीक है. क्योंकि इससे घंटे ज्यादा काम करेंगे वो बोरा उठाने वाला, तो शायद आदमी मर जाएगा. आज की तारीख में वो एक एयर कंडीशन ऑफिसर बैठकर काम कर रहा है. वो 8 घंटे से ऊपर की ड्यूटी करता है तो मर नहीं जाता है. बराबर. बट स्टिल एक्ट अभी भी वहीं पर है. एक्ट अभी भी वहीं पर है. थैंक यू प्रदीप भाई. भरत भाई, लास्ट क्वेश्चन तुमच्याकडे. भरत गट्टानी जी, आखिरी प्रश्न, उसके बाद फिर डिनर खिलाना पड़ेगा आपको. भरत भाई, तुमचा माइक अनम्यूट करता का प्लीज? हाँ बोला. हो येतो बोला. You are always welcome for dinner, lunch, anything, sir. सर लॉकडाउन में तो मैं भी सबको इनवाइट कर रहा हूँ. लॉकडाउन खुलने की बात की बात है. यस सर. मेरे 2 क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन जो मैंने वो फैक्ट्री वाला डाला था ग्रेनाइट का, तो देयर वी पे स्क्वायर फीट बेसिस. तो मेरे हिसाब से आपने आंसर दिया कि हम लोग एग्रीमेबल नहीं है. वी हैव टू बी, मतलब जो वो बीच में कॉन्ट्रैक्टर है हम लोग उसको स्क्वायर फीट बेसिस दे रहे, वो आगे मैनेज कर रहा है. हाँ, अगर आपने उसको सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो कितने लेबर लगा रहा है, उसकी प्रॉब्लम है.
हाँ भरत भाई, आपका अगला सवाल पूछिए। हाँ, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है सर, अभी तक हम लोग ये सब अपॉइंटमेंट लेटर, रेजिग्नेशन ये सब नहीं करते, तो ये सब सिस्टम में लाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी आप बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा है क्या, किया है क्या? हमने कभी अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया है, तो क्या करना चाहिए? देना चाहिए। अभी से ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी हो गया कोई सर। रेफरेंस से। हाँ, अभी ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत उसके जरूरी लिए हो क्या गया, है? आपको इमीडिएटली इसको क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी छोटी सी कंपनी पूरा कंप्लीट एचआर तो अपॉइंट नहीं कर सकते, तो कुछ एचआर सर्विसेज वैसा है क्या, है ना सर, जो मल्टीपल कंपनी छोटे बड़े का काम इशू नहीं है। करती है? अंडरस्टैंड दिस ना, इसमें छोटे बड़े का इशू नहीं है। जैसे ये रूल जो हम बात कर रहे हैं, इसका छोटे के लिए भी एप्लीकेबल है, बड़े के लिए भी एप्लीकेबल है नहीं, एप्लीकेबल है। इशू है कि बिजनेस इज, तो आपको अपने हिसाब से उसको करना पड़ेगा। मे बी यू डोंट हायर अ पर्सन जो 24 घंटे ये करेगा, मे बी आउटसोर्स दिस सर्विस। नाउ से फॉर एग्जांपल एट आवर एंड वी आर, बहुत मेरे लगभग 150 क्लाइंट है जिनकी सर्विस, जिनका आउटसोर्स लेते हैं, मतलब उनके यहाँ पे कोई एचआर का बंदा नहीं है, क्योंकि 15 लोग की टीम है, 25 लोग की टीम है, 15-25 लोग की टीम में कहाँ फुल टाइम एचआर बिठाएंगे? बस वही मैं पूछ रहा हूँ। मेरी टीम उसका पूरा चार्ज लेती है और उनके यहाँ जाकर काम करती है। किसी को इस तरह की कंसर्न चाहिए या कुछ सब चाहिए, यू ऑलरेडी हैव माय नंबर, यू कैन गेट इन टच विद मी। अजय जी, मैं एक और चीज प्रपोज कर सकता हूँ यहाँ पर, इफ यू कैन कंपाइल ऑल द क्वेश्चंस, इसके अलावा भी किसी के सवाल है जो खत्म नहीं हो, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है अपने पास। जी जी, इफ यू कैन सेंड मी ऑल द क्वेश्चंस, मैं उसको कंपाइल करके उसका जवाब टेक्स्ट में भेज दूंगा। I will send you a summary of this chat. Right. Yeah. Thank you so much. So I think thank you sir. These topics are endless. मतलब इसमें कितना भी करेंगे तो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा सबका पार्टिसिपेशन। जाते जाते मैं जस्ट एक शेयर करना चाहूंगा कि हमारा अगला इवेंट जो है, वो अगला इवेंट है, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, कि लॉयल्टी और स्टॉक टेकिंग, ये 2 टॉपिक्स हैं। आधे घंटे का टॉपिक है कि लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी कस्टमर को रिटेन करने में, और स्टॉक टेकिंग क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल बहुत क्रिटिकल है। तो ये दोनों टॉपिक्स हैं। संडे को शाम को 5 बजे अवश्य अटेंड करें, उसका लिंक भी दिया हुआ है मैंने। सचेत, लेट मी एश्योर यू that this was, though the crowd was lesser than the other sessions, because उसका कारण है कि मार्केट खुल गया तो थोड़ा ऑडियंस कम हो गया, बट ये सेशन एक्चुअली स्पीकिंग सबसे ज्यादा एंगेजिंग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स किसी में भी नहीं था, क्योंकि ये सब विषय बहुत क्रिटिकल है। और अगर सब मेरे से एग्री करते हैं तो इस पर आप यस डाल सकते हैं कि was the session really very beneficial. So as you can see from that, thank you so much. this is the, because ये टॉपिक जो बोलते हैं ना, दिल के बहुत करीब वाला टॉपिक है और तकलीफ वाला टॉपिक है, तो ये उसका सीन है कि ये सबके लिए बहुत क्रिटिकल है। आई विश मोर पीपल हैड अटेंडेड, because this what we have discussed is very invaluable and you given very spot on guidance. बहुत सारी चीजें हम जैसे को, हम खुद को विचार समझते हैं लेकिन हमको भी नहीं मिली है, और सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। काफी थॉट्स क्लियर हो गए इसमें। बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संडे का आप रजिस्टर जरूर कीजिए, वो कॉम्बो इवेंट है। और प्लस हमारा यूट्यूब पे चैनल है रिटेलवेयर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। इस सेशन का वीडियो भी, सचेत, कैन वी शेयर दिस वीडियो विद अदर्स? Yes, I guess yes, not a problem. Yeah. Great. मैंने कोई भी I think if I recall इलीगल बात इसमें नहीं करी है, राइट? जी, तो आपका कांटेक्ट तो मैंने शेयर कर दिया है सबके साथ। Yes. और हमारा अगर YouTube पे आप जाएंगे तो आपको बाकी वीडियोस मिलेंगे, हो सके तो आज रात को या कल सुबह तक मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सचित फॉर बीइंग पेशेंट विद ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे रिपीटिशन भी थे, बट आपने बहुत परफेक्टली उसको एनालाइज करके दिया है। एक साहब हाथ ऊपर करके बैठे हैं, उन्होंने 2 बार बोला, संजय गुगले साहब। संजय गुगले साहब, आपका वीडियो ऑन करेंगे सर, और आपका सवाल पूछ सकते हैं। संजय गुगले साहब, नहीं दिखा, हाथ ऊपर किया था। और एक 6, I think that's it then. Amit Kataria is raising his finger. Amit from Baramati, Chajer Garments.
अमित आपको अनम्यूट करना होगा। नहीं सॉरी, दिस इज अमित कटारिया, आई एम सॉरी, अमित शाहजी नहीं। हाँ अमित जी बोलिए, आप कहाँ से हैं और आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और सवाल पूछिए। आपका माइक अनम्यूट करना होगा आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस हाँ पूछिए। हाँ यस हेलो हाँ पूछिए। हाँ मेरा सब जैसे अभी स्टाफ का पेमेंट अपन तो फुल कर रहे हैं। आप कहाँ से? मैं बार्शी से हूँ, मैं बार्शी से हूँ, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है बार्शी। फर्म का नाम बताइए। मेरा महावीर क्रिएशन साड़ी का शॉप है। साड़ी का पीछे वाला दुकान आपका? यस आई रिमेम्बर। हाँ हाँ सर। हाँ तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे कैसा है कि थोड़े दिन में दुकान चालू करने का परमिशन दे रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना है गवर्नमेंट से कि 50% स्टाफ हम आपका अलाउड करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि उसमें टाइम भी जो है वो 10 से 1 ही देना है, सुबह 10 से 1 बजे तक ही आप शॉप खुला रख सकते हैं। तो इस पोजीशन में जैसे अभी हमने स्टाफ का पूरा पेमेंट कर दिया अभी तक का, तो 50% स्टाफ कैसे चॉइस करना है और वापस उनका पेमेंट भी कैसे कट करना है? मतलब आधे लोग काम करेंगे और पगार सबको देना है, जो काम नहीं करेगा उसको भी उतना ही पगार, जो काम करेगा उसको भी उतना ही पगार। तो ये उनमें नाइंसाफी नहीं है क्या? वो अमित जी का सवाल है। बिल्कुल है, बट ये टाइम भी नॉर्मल टाइम नहीं है जहां पर हम भी ये सब सोच पाए। लफड़ा ये है। हाँ ठीक है। सो मैं फिर से क्या कहना चाह रहा हूँ, सरकार भी जो रोज सोच रही है और रोज बता रही है, उनको खुद को भी नहीं पता क्या करना है, क्योंकि उनके पास भी किसी तरह के एसओपी लिखे हुए नहीं है। नहीं है सही। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में पुणे में 33% स्टाफ को लेकर काम चालू करने के लिए बोला गया था शुरू में। ठीक है। now, जिनकी फैक्ट्री है वो समझ सकते हैं 33% लोगों में फैक्ट्री नहीं चलती। मतलब ये कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां पर आपने कम स्टाफ लिया तो थोड़ा लोड बढ़ेगा लेकिन दुकान चलेगी। अगर उधर मशीन ऑपरेट करने के लिए जितने लोग लगते हैं उतने लगते हैं। यू कैन नॉट हैव रिड्यूस स्टाफ एंड स्टार्ट द मशीन। तो बेसिकली दैट वाज स्टूपिड स्टफ। बट देन I'm discounting this from a context कि अथॉरिटी को खुद को भी नहीं पता कि किस टाइम में क्या करना है। वो सिर्फ एक दायरा देख रही है, सेफ्टी। ठीक है। वो अभी नहीं देख पा रही है व्हाट इज लॉजिकल। बराबर। तो कल हमारा पुटअप कर रही है। अब यहाँ पर ये झगड़ा करने का मतलब नहीं है कि वो नियम सही है कि गलत है। आपको समझना है कि ये नियम है, अब आपको चलना कैसे है। बराबर। ठीक है। जब आप कह रहे हो 50% स्टाफ, आई डोंट नो आपके इधर कैसा सीन है। हम लोग के यहाँ पर शॉप चालू करने के लिए 33% स्टाफ है, राइट? हाँ। तो अगर आपके यहाँ पर 50% बोला है तो वो थोड़ा ज्यादा ही है, 17%। अच्छा। ठीक है, शॉप के लिए। हाँ। विद दैट अगर हम बात कर रहे हैं 50% में, आपको पहले शायद उनके लिए परमिशन लेनी है या किसी भी 50% को दे सकते हो? नहीं, उन्होंने कैसा किया है, कल नाम देने होते होंगे ना कि नहीं अभी हमारा सब पूरा मार्केट खोलने वाले, क्योंकि हम ग्रीन जोन में है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में, लेकिन हमारा तालुका प्लेस है तो यहाँ पे ग्रीन जोन में। तो कल उन्होंने कलेक्टर के साथ एमएलए के साथ और पीवाई पुलिस हेड और नगर पालिका ऐसा सबका जॉइंट मीटिंग रखा था। तो उनका ऐसा कहना है कि सब मार्केट पूरा खोल देंगे हम, लेकिन उसको टाइम देंगे और 50% ही अलाउड करेंगे स्टाफ, और फिर सब जो है मास्क लगाना ये वो बाकी सब चीज से अलाउड करेंगे। तो ये सिचुएशन में बाकी सब ठीक है, लेकिन 50% स्टाफ और टाइमिंग का जो एडजस्टमेंट है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए बस। गुजराती में एक कहावत है, हाँ, जे सौनु था से बहुनु था से। Am I able to connect here? क्या कहना चाह रहा हूँ? जो सबका होगा वो अपना होगा। अपना होगा। हाँ। अपना होगा। सही। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। So there is no clear cut strategy on this. ठीक है। ये चीज रोज बदल रही है, जब तक होगा तब तक कोई और लॉ आ जाएगा। नहीं, सही बात। The game is clear कि the moment it opens up, you're not obliged to pay. लॉकडाउन खत्म होने के बाद, बट आई एम रिकमेंडिंग इट इवन लॉकडाउन खत्म होने के बाद, अगर गवर्नमेंट बोल रही है 50% स्टाफ रखो, 50% नहीं कर पा रहा, यू स्टिल नीड टू हैव समथिंग फॉर देम। ठीक है। ये टाइम है आपको, ये आपका परिवार ही था जिसको आप अभी तक परिवार बोलते थे। आज आप मुसीबत में, वो मुसीबत में हो, देयर हैज टू बी अ पॉलिसी, देयर हैज टू बी सम कंसेंसस कि ठीक है थोड़ा थोड़ा सबका नुकसान, लेकिन सब जिंदा रहे। सब जिंदा, सही बात है, सही। इट्स जस्ट दैट। थैंक यू। इट्स अ टाइम जहां पर आप, देयर इज नो स्ट्रेटजी फॉर दैट। बराबर, सही बात।
ओके, थैंक यू, राइट सर, थैंक यू, थैंक यू Thank you so much. थैंक यू अमित जी, बहुत दिनों बाद Thank अपनी you. मुलाकात हुई आज। हाँ, थैंक यू सर, थैंक ऐसे यू। आके बहुत साल हो गए। हाँ हाँ, आइए सर एक बार चक्कर में। थैंक यू सचिन, थैंक यू सो मच, Yes, sir. एंड ग्रेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीबॉडी, मजा आया। एंड बिलीव मी, दिस वाज द बेस्ट सेशन फॉर मी बिकॉज़ बहुत सारी बत्तियां जली यहाँ पर। थैंक्स Thank अ you, लॉट। sir. I have shared your number on the chat, and Yes. if anybody wants, you have my number, you can connect with us, and I will be happy to share it once again. Thanks, Sachin. Thank you, and good night, everybody. गुड नाइट, Yes. Thank you so much. गुड नाइट सर।